हेलो गाइस, आई वेलकम यूर फॉर टुडे सेशन। आज ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन वन शॉट पूरी तरह से कवर करेंगे। लास्ट टॉपिक फॉर बोर्ड एग्जाम मैथमेटिक्स। आईसीएसई बोर्ड के लिए तो ये लास्ट टॉपिक है। जिन स्टेट बोर्ड में ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन आपके सिलेबस में है, दे कैन ऑल्सो वॉच दिस वीडियो। काम का आएगा, क्यों? कंटेंट सेम है, फॉर्मूला सेम है, न्यूमेरिकल भी सेम लेवल के, तो आप देख सकते हो। और एक दो रिक्वेस्ट करना चाहूँगा बिफोर स्टार्टिंग द लेक्चर। प्लीज़ आप लोग अपना फीडबैक दो, मुझे कमेंट में बताओ आपको लेक्चर समझ में आया कि नहीं समझ में आया, बेनिफिशियल है कि नहीं है, कुछ ऐड करना है, कुछ इम्प्रूव करना है। बस गाली मत देना, बाकी सब कमेंट करके मुझे अपना फीडबैक दो, ऑनेस्ट फीडबैक चाहिए, ठीक है। और दूसरी बात, प्लीज़ सेशन एंड तक देखना। मैं कुछ प्रैक्टिकल लाइफ के बारे में आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगा, क्योंकि आज लास्ट सेशन है आईसीएसई बोर्ड के लिए और मैथमेटिक्स। नेक्स्ट लिए एसएससी बोर्ड का आखिरी टॉपिक है, तो एंड में कुछ बातें करना चाहूँगा। प्लीज़ अटेंड करना, पूरा स्किप मत करना आज के लिए, ओके। चलो विदाउट वेस्टिंग शुरू करते हैं। जीपी मतलब ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन एक चैप्टर है, ये चैप्टर स्कोरिंग है, नो डाउट स्कोरिंग है, इजी चैप्टर है और सिलेबस में तो है ही, इसे कर रहे हैं, उसमें तो कोई डाउट नहीं। बट प्रॉब्लम क्या है, इसकी फ्रीक्वेंसी इन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन PYQs कम है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में या फिर कॉम्पिटेंसी में आपने नोटिस किया रहेगा, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के क्वेश्चंस बहुत कम है, इतने ज़्यादा है नहीं। और कंपेयर टू अरिथमेटिक प्रोग्रेशन भी ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन भी इतना इंपॉर्टेंस नहीं दिया गया है आईसीएसई बोर्ड के लिए। स्टेट बोर्ड्स का पता नहीं, लेकिन डोंट वरी, मैं 10 से लेकर 15 क्वेश्चन, मैक्सिमम 15 क्वेश्चन तक करवाऊँगा आपको। कुछ अलग अलग टाइप के भी क्वेश्चन हैं, उतने क्वेश्चन करोगे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, कोई डाउट नहीं रहेगा। और ज़्यादा प्रैक्टिस करना है, सेलना के सारे एक्सरसाइज कंप्लीट करो, सेलना बुक आप करते हो तो फॉलो, या फिर आप जो भी बुक यूज़ करते हो उसके सारे एक्सरसाइज सॉल्व करो बस। और उसके बाद टाइम वेस्ट मत करो चैप्टर पे, ओके। चलो चालू करते हैं। पूरा शीट बना के रखे। पहली बात है, जीपी मतलब ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में होता क्या है। मैं फॉर्मूला सीरीज में मैंने एक्सप्लेन किया था कॉन्सेप्ट, में वापस एक्सप्लेन कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने एक छोटा सा मिस्टेक किया है। मैंने वो क्या मिस्टेक हुआ था लास्ट सेशन में, वो वापस अभी बताऊँगा। अभी पहले जीपी क्या होता है फॉर दोस्त वॉचिंग फॉर फर्स्ट टाइम, ठीक है। लेट्स से एक नंबर सीरीज है 2, 4, 8, 16, 32 एंड सो ऑन। ये नंबर सीरीज में कॉमन क्या है? कॉमन मतलब सब में है। अगर पहले मैंने बताया था अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को याद कैसे करते हैं। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन मतलब फॉरवर्ड माइनस बैकवर्ड, और जीपी को कैसे याद करते थे? फॉरवर्ड अपॉन बैकवर्ड। यहाँ देख, फॉरवर्ड आगे है, ये बैकवर्ड यानी पीछे। अभी एपी है क्या? एपी मतलब कॉमन डिफरेंस है, 4 - 2 2 है, 8 - 4 4 होता है। कॉमन डिफरेंस तो है नहीं, तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन तो नहीं है। अभी जीपी है कि नहीं चेक करना है, तो फॉरवर्ड अपॉन बैकवर्ड होता है। 4/2 करेगा तो क्या आएगा? 2 आएगा। इसको कॉमन रेशियो R से बोलते हैं। कॉमन की अभी कॉमन है कि नहीं चेक करते हैं। अभी 8 फॉरवर्ड है, 4 बैकवर्ड है, तो 8/4 वापस 2 आ रहा है। अभी 16 फॉरवर्ड है और बैकवर्ड कौन है? 8, वापस 2 है। 32 फॉरवर्ड है, 16 बैकवर्ड है, वापस 2 आ रहा है। सब में रेशियो 2 आ रहा है, तो कॉमन हो गया, रेशियो सेम, तो इट्स कॉल्ड कॉमन रेशियो। इतना सही कॉन्सेप्ट और कुछ है नहीं है। रात के टाइम पे वीडियो बनाना, टायर्ड फीलिंग तो आती है। अभी कुछ फॉर्मूलाज याद करेंगे। फॉर्मूलाज नेसेसरी क्यों है? अभी देख, मैं वापस वही बना देता हूँ। नंबर सीरीज 2, 4, 8, 16, 32। अभी मान लो मुझे 50 टर्म T5 50 टर्म ऑफ एन जीपी निकालने बोलते हैं। देख के पता सकता है 50 टर्म कौन सा है। पहला पोजीशन यानी 5वीं पोजीशन में कौन सा नंबर है जीपी में? पहला पोजीशन में 2 है, दूसरे पोजीशन में 4 है, तीसरे में 8 है, चौथे में 16 है, 5वें 32 है। देख के 32 बोल सकते हो, बराबर। अभी मान ले मेरे को 38 टर्म क्या है, मतलब 30वां पोजीशन पे कौन सा नंबर है? लेट्स से 100 टर्म बोल दिया, मतलब 100वें पोजीशन में अपना जीपी में कौन सा वैल्यू नंबर का? लिखते बैठोगे, पेपर खत्म हो जाएगा, कब का चला जाएगा। 3 घंटे का टाइम होता है, और मैं क्या 4 मिनट के ऊपर क्वेश्चन भी लगाना ही नहीं है। तभी ऐसे केस में क्या करना है? इसमें केस में फॉर्मूला काम आता है। तो n द टर्म ऑफ जीपी का फॉर्मूला क्या है? a × r⁻n - 1। लास्ट टाइम ये मिस्टेक कर दिया था, -1 को नीचे डाल दिया था, वो सम का टर्म है, सम का फॉर्मूला है। सर
अभी nth टर्म मतलब पोजीशन में कौन सा वैल्यू है वो निकालने के लिए a इंटू आर रेस टू एन चेक करते हैं। फिफ्थ टर्म था तो n की जगह 5 डाल दे, a इंटू आर रेस टू 5 माइनस 1, n का 5 है ना, 5 माइनस 1 हो गया, 8 नहीं है 5 है, 5 बोर्ड दिख रहा है ना। अभी a मतलब क्या होता है, a इज कॉल्ड फर्स्ट टर्म, पहला टर्म, r मतलब कॉमन रेशियो तो पता चलेगा, फर्स्ट टर्म इधर क्या है नंबर 2, तो इधर a का वैल्यू क्या है 2, a का वैल्यू 2 है तो 2 इंटू कॉमन रेशियो का वैल्यू क्या है इधर 2 ही है, 2 रेस टू 5 माइनस 4, तो 2 की पावर 5 कितना होता है, 2 की पावर 1 है, 2 की पावर 5 32, सेम आंसर। सो n टर्म का फॉर्मूला क्या है, a इंटू आर रेस टू n माइनस 1। अभी मान ले सम ऑफ 3 टर्म्स निकालना है, सम ऑफ 3 मतलब पहले 3 टर्म्स ऑफ एन जीपी के फॉर्मूला सम निकालना है। फॉर्मूला से पहले देख, अभी मैं देख के बता सकता है कितना है, 2 + 4 + 8, 8 to 10 + 4 14, देख के तो आराम से निकाल देंगे। अभी मैंने बोला सम ऑफ 10 टर्म्स निकाल, सम ऑफ 20 टर्म्स निकाल, पहले 20 टर्म या सम ऑफ n टर्म्स। अभी इसमें क्या होगा, वापस लेंथी हो जाएगा, कौन करते बैठेगा कैलकुलेशन, कम टाइम में करना है तो फॉर्मूला यूज़ होगा। अब यहाँ पे फॉर्मूला के 3 टाइप्स हैं, समझते हैं। एक तो मान लिया अगर कॉमन रेशियो अगर 1 आया, कॉमन रेशियो 1 कब होता है, फॉरवर्ड अपन बैकवर्ड होता है ना, जैसे लेट्स से एक नंबर है ए बी सी एस डी, कोई भी नंबर से, या अगर जीपी में है तो मतलब ये फॉरवर्ड अपन बैकवर्ड होगा, कॉमन रेशियो बी अपन ए। अभी बी अपन ए का वैल्यू 1 कब हो सकता है, बी और ए अगर दोनों इक्वल है तभी 1 होगा, सी और बी भी इक्वल होना चाहिए, तो सबका वैल्यू सेम होगा। और ए क्या था इधर फर्स्ट टर्म, तो सम का फॉर्मूला क्या होगा, कॉमन सेंस की बात है, n टाइम्स ऑफ ए, 5 बार सेम नंबर है, 1 2 3 4 5, तो कितने बार 5 है, 5 बार, तो n का वैल्यू क्या है 5, 5 टर्म्स से जाने n 5, और a का वैल्यू है 1, सबका सेम है तो 5 1 जा 5 होता है, बार बार 5 बार ऐड कर 1 को सेम ही आएगा। अभी r ग्रेटर देन 1, मैंने यही कंडीशन बोला था, बट r ग्रेटर देन 1 नहीं, मॉड ऑफ r ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। अगर मान लिया क्वेश्चन में अगर कॉमन रेशियो अगर -5 आया तो r ग्रेटर देन 1 में अब नहीं आएगा, सोच के तुम r लेस देन 1 का फॉर्मूला लगा दोगे। मैंने लास्ट सेशन में यही मिस्टेक कर दी थी, मॉड ऑफ r ग्रेटर देन होना चाहिए, मॉड ऑफ r लेस देन होना चाहिए, यही कंडीशन होता है। मॉड ऑफ r मतलब मैग्नीट्यूड, यानी साइन को इग्नोर करना है, नेगेटिव साइन तो नहीं देखना है, तो मॉड ऑफ r, तो मॉड ऑफ -5 कितना होता है 5 होता है, 5 ग्रेटर देन 1 है, ठीक है। तो मॉड ऑफ r ग्रेटर देन 1 है, तो इस केस में कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, कॉमन डाल दे अलग कर, तो इसमें सम का फॉर्मूला है s = a इंटू आर रेस टू n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1। वहाँ पे n टर्म में क्या r रेस टू n माइनस 1, n माइनस 1 ऊपर था, यहाँ पे -1 नीचे डाल दिए, डिनोमिनेटर में r माइनस 1, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी अगला मॉड ऑफ r लेस देन 1, मॉड ऑफ r लेस देन 1 मतलब क्या है, जैसे 5/7 कॉमन रेशियो मिल गया, या कॉमन रेशियो 1/2 आ गया, इसका मैग्नीट्यूड इज लेस देन 1, मतलब 0.5 0.7 0.023 इस तरह के वैल्यूज है, तो मतलब कॉमन रेशियो का वैल्यू क्या है लेस देन 1 है, मैग्नीट्यूड इज लेस देन 1, तो इस केस में अलग फॉर्मूला आता है। इस केस में फॉर्मूला क्या होगा, s इंटू ए इंटू 1 माइनस आर रेस टू n अपॉन 1 माइनस आर, जस्ट इंटरचेंज 1 एंड r n रेस टू n का पोजीशन इंटरचेंज करना है, क्योंकि बड़ा माइनस छोटा ही सब्ट्रैक्शन होता है, जनरली हम ये करते हैं ना, बिग माइनस स्मॉल। अभी यहाँ पे r मॉड ऑफ r लेस देन 1 मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ किसका बड़ा है, 1 का ही बड़ा है, तो बड़ा माइनस छोटा होगा, 1 माइनस r रेस टू n अपॉन 1 माइनस r, इस तरह से याद कर सकते हैं। इधर मॉड ऑफ r बड़ा है तो बड़ा माइनस छोटा, समझ रहा। चलो अब क्वेश्चन में जाते हैं। एक लास्ट टर्म से भी एक फॉर्मूला है, लेकिन वो जरूरत नहीं है आपको, जितना कम फॉर्मूला से है उतना अच्छा है, नहीं ज़्यादा फॉर्मूला से तो एडवांटेज है, लेकिन कम फॉर्मूला से काम चल रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द फिफ्थ टर्म ऑफ एन जीपी इज 81, ओके, द फिफ्थ टर्म ऑफ एन जीपी, फिफ्थ टर्म है, फिफ्थ टर्म ऑफ एन जीपी इज 81 एंड सेकंड टर्म इज 24, द सेकंड टर्म है 24, ओके, फाइंड द जीपी, जीपी निकालना पड़ेगा, मतलब ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन निकालना है, सीरीज निकालना है, कैसे निकालेंगे। फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला a इंटू आर रेस टू n माइनस 1, सब्स्टिट्यूट,
टी फाइव क्या है, ए इंटू आर रेस टू एन माइनस वन, एन का वैल्यू क्या है, एन फाइव है, तो फाइव माइनस वन कितना होता है, फोर। टी टू क्या है, ए इंटू आर रेस टू टू माइनस वन, तो टू माइनस वन वन हो गया। चलो ठीक है, तो अभी डिवाइड करते हैं, इसका वैल्यू क्या है 81 है, इसका वैल्यू क्या 24 है, तो मैं रेशियो निकालते हैं, टी फाइव अपॉन टी टू यानी हो गया 81 अपॉन 24 इज इक्वल टू, ए कैंसिल होगा, आर रेस टू 4 अपॉन आर की पावर 1, तो मतलब आर क्यूब हो गया, आर क्यूब इज इक्वल टू 81/24। अब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, कैसे क्यूब को हटाना है, क्यूब निकालना है, सॉरी 9 इंटू 9 81 होता है, ओके। 24 को 8 इंटू 3 24 बोल सकता हो क्या, ओके। 3 1 3 3 3 9, 9 को मैं क्या बोल सकता हूँ 3 स्क्वायर, 3 स्क्वायर इंटू 3 अपॉन 8 को क्या 2 क्यूब बोल सकता हूँ, अरे वाह, ऊपर 3 का क्यूब है, ऊपर 2 का क्यूब है, अब क्यूब कैंसिल हो जाएगा, तो आर का वैल्यू क्या हुआ 3/2, आर का वैल्यू 3/2 आ गया। अभी फर्स्ट टर्म निकाल सकते हैं आराम से, उसके बाद जीपी लिख सकते हैं। ये तो सेकंड टर्म है, सेकंड इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन एक है, इसको सेकंड इक्वेशन बोल दिया, चलो ठीक है। 24 सब्स्टिट्यूट कर सेकंड इक्वेशन में, 24 इज इक्वल टू ए इंटू आर गया 3/2, 3 8 3 24, 3 कट गया 8 हो गया, तो ए का वैल्यू हो गया 16। ए और आर मिलकर आप निकाल सकते हैं। अभी जीपी का सीरीज कैसे होता है, फर्स्ट टर्म ए होता है, सेकंड टर्म ए आर होता है, थर्ड टर्म ए आर स्क्वायर होता है, फोर्थ टर्म ए आर क्यूब होता है, फिफ्थ टर्म ए आर रेज टू 4 होता है, ऐसे ही सो ऑन, यही जीपी है। कैसे, अभी सही की गलत है, फॉरवर्ड अपॉन बैकवर्ड कर, ए आर अपॉन ए आर आ गया, ए आर स्क्वायर अपॉन ए आर वापस आर आया, कॉमन रेशियो आर फिक्स है, देखिए यहाँ पे चेक कर सकता है, ए आर अपॉन ए इज इक्वल टू आर, उसके बाद ए आर स्क्वायर अपॉन ए आर कर वापस आर आएगा, उसके बाद वापस चेक कर ए आर क्यूब अपॉन ए आर स्क्वायर, तो वापस करके वापस इक्वल टू आर ही आ रहा है ना, कॉमन रेशियो तो आ रहा है। चलो पहला 16 है, दूसरा 2 8 3 24, ठीक है। तीसरा ए आर स्क्वायर, तो 20 देख बार बार 16 से करने की जरूरत नहीं है, ए आर है ना 24 है, 24 में वापस 3/2 मल्टीप्लाई है, क्योंकि ऑलरेडी एक बार आ रहा है, वापस आर एक और करेगा तो आर स्क्वायर हो जाएगा, तो 24 का आधा होता है 12 12 36 36, चार नंबर निकाला काफ़ी है, उसका डॉट डॉट करते जाने का, 36 का आधा 18 18 24 डॉट डॉट डॉट, ये हो गया जी। आंसर चेक करते हैं, 16 24 36 54 आ गया, सेम समझ में आया। ओके, फाइंड द 9th टर्म ऑफ द सीरीज, 9th टर्म निकालना है, सीरीज क्या क्या है 1 4 16 64 डॉट 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 दिया, चलो 9th टर्म फॉर्मूला लगा, इजी क्वेश्चन है ये, फॉर्मूला लगा और सॉल्व कर, फॉर्मूला लगा क्या क्या, फर्स्ट टर्म क्या है, ए का वैल्यू 1 है, कॉमन रेशियो क्या है 4 है, देखो अगर जीपी लिखा नहीं है तो एपी भी हो सकता है, जीपी भी हो सकता है, नंबर सीरीज, क्लास 10 के सिलेबस में 2 ही सीरीज है, तो एक बार आपको चेक करना पड़ेगा कि कॉमन डिफरेंस आ तो नहीं रहा है, कॉमन डिफरेंस नहीं आ रहा है और जो रेशियो आ रहा है वो भी चेक कर, कॉमन रेशियो आ गया तो जीपी कंफर्म, उसे कर। यू डोंट नीड टू अस्यूम एवरी टाइम इट्स ईपी ओनली, क्योंकि मेजॉरिटी क्वेश्चन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पे आते हैं, तो ऐसा अज्यूम नहीं करना है, क्योंकि वर्ड प्रॉब्लम्स में भी गड़बड़ कर देते लोग। चलो T9 फॉर्मूला का है a इंटू आर रेस टू n माइनस वन, अभी n क्या है 9 टर्म निकालना है, तो n का वैल्यू तो 9 है, T9 इज इक्वल टू a इंटू आर रेस टू 9 माइनस 1 8 होता है, ओके। a का वैल्यू तो 1 है, r का वैल्यू 4 है, 4 रेस टू 8, खत्म, सॉल्व करो बैठ के इसको, डस्टर को ठीक है अभी हमेशा डस्टर ही गायब हो जाता है, हाँ मिल गया। चलो 2 क्वेश्चन तो हो गए, एक और क्वेश्चन है, सेलिना का क्वेश्चन है शायद, आई एम नॉट श्योर। फाइंड द 7th टर्म ऑफ जीपी, अभी 7वां टर्म निकालना है, थोड़ा ट्रिकी है, √3 + 1 1 √3 - 1/2,
3 नंबर है जीपी की सीरीज में है। अभी पहला टर्म है, दूसरा टर्म है, तीसरा टर्म दिया है। अभी 7वां टर्म निकालने में बोला है। फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म है, कॉमन रेशियो निकाल सकते हो। फर्स्ट टर्म है तो फिर फर्स्ट टर्म हो गया। अभी सेकंड टर्म कैसे निकालेंगे? फॉरवर्ड अपॉन बैकवर्ड, सॉरी ये कॉमन रेशियो। अभी ए क्या है? ए है √3 + 1, कॉमन रेशियो 1/√3 + 1। अभी हम लोग का कल्चर क्या है? हमारा कल्चर है डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट तो हटाना है, तो रैशनलाइजेशन करेंगे √3 - 1, ऊपर भी √3 - 1। अभी ये कौन सी फॉर्म में है? a + b × a - b के फॉर्मेट में है, तो a² - b² होता है, तो √3 का स्क्वायर कितना? 3, 3 - 1, ऊपर क्या है? √3 - 1, तो क्या हुआ? √3 - 1/2। चलो कॉमन रेशियो लिख देते हैं यहाँ पे, √3 - 1/2। चलो a मिल गया, r मिल गया। अभी निकाल सकते हैं 7th टर्म। d7 क्या होता है? a × r⁻n - 1, 7 - 1 6 होता है। चलो ठीक है। अभी जगह चाहिए यार, ये काम बता, अभी रेस कर देते हैं। अपने को a चाहिए था, r चाहिए था, n तो 7 है। सारे जो चाहिए वो सब तो मिल गया है। d1 सब मिल गया ना। चल d7 a r⁻6, a क्या था? √3 + 1, r है √3 - 1/2 की पावर 6। एक काम करते हैं, √3 - 1 एक बाहर निकाल देते हैं। √3 + 1 × √3 - 1 × √3 - 1, ब्रैकेट छोटा कर देते हैं, √3 - 1 की पावर 5 अपॉन 2 की पावर 6। आप अभी सॉल्व किया था, ये कौन से फॉर्म में आता है? a + b × a - b, 3 - 1 क्या हुआ? फिर 2। तो इसको मैं लिख सकता हूँ सिंपली 2 टाइम्स ऑफ √3 - 1 की पावर 5 अपॉन 2 की पावर 6। 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 की पावर 5 बच जाएगा। तो आएगा सिंपली राइट द एक्सप्रेशन एज √3 - 1/2 की पावर 5। दिस इज द 7th टर्म की वैल्यू। इसको तुम लोग फर्दर सॉल्व कर सकते हो। कैसे करना? अगर सॉल्व करना चाहते हो तो कर सकते हो। a + b का होल क्यूब का स्क्वायर, लॉ ऑफ इंडक्सेस कर सकते हो। नहीं कर सकते हो, सॉरी गलत बोल दिया। इतना तक ही करो, छोड़ दो, लंबा जाएगा। देखो फर्दर सॉल्व करना है, यू कैन सॉल्व इट, बट हाई वेटेज रहेगा तो करना। नींद में क्या क्या बढ़वा रहा हो। 3 × 6 होता है ना, गलत फॉर्म में लगा है। चला अगला क्वेश्चन। फाइंड जीपी उस फर्स्ट टर्म इज 64 एंड नेक्स्ट टर्म इज 32। अच्छा, फर्स्ट टर्म की वैल्यू 64 है, नेक्स्ट टर्म, फर्स्ट के बाद नेक्स्ट क्या होता है? सेकंड टर्म होता है, कॉमन सेंस की बात है। सेकंड टर्म 32 है, मुझे जीपी निकालने बोला है। अभी देख के पता चल रहा है पहला 64 है, दूसरा 32 है, तो कॉमन रेशियो क्या होगा? कॉमन रेशियो तो हाफ हो गया, क्योंकि ए पहला टर्म फर्स्ट टर्म ए होता है, दूसरे का टर्म होता है ए आर। अगर आर हाफ हुआ तभी तो 32 हो गया ना। वो ए पता है, आर पता है, तो जीपी तो निकाल सकते हैं। थर्ड टर्म क्या हुआ? 32 का आधा, 32 का आधा कितना? 16। फोर्थ टर्म क्या हुआ? 16 का आधा, 16 का आधा 8। जीपी हो गया। 1 मार्क एमसीक्यू में क्वेश्चन आता है सर, इस तरह के क्वेश्चन। ये 3 मार्क में आ गया तो लकी हो। बस आपको थोड़ा हिंदी से लिखना पड़ेगा। ए का वैल्यू है 64 और आर का वैल्यू है हाफ। अब एन टर्म का फॉर्मूला है a × r⁻n - 1। अभी बाद में हम सब्स्टिट्यूट करेंगे n = 1, n = 2। डायरेक्ट देख के आ रहा है, हिंदी लिखना है, वाटक से वेरीफाई हो जाएगा। अभी लिखना पड़ेगा, यू कांट स्किप इट, यू कांट स्किप द स्टेप बिकॉज स्टेप्स के मार्क्स है। 5th क्वेश्चन है, क्या है क्वेश्चन? द फर्स्ट टर्म ऑफ जीपी इज 1। ठीक है, ए का वैल्यू 1 दिया है। द सम ऑफ थर्ड एंड 5th टर्म इज 90। ओके, द सम ऑफ थर्ड टर्म एंड 5th टर्म t3 + t5 = 90 है। फाइंड कॉमन रेशियो। कॉमन रेशियो निकालने बोला है, कैसे निकालें? क्वेश्चन क्या बोल रहा है? फर्स्ट टर्म 1 है और सम ऑफ थर्ड टर्म एंड 5th टर्म इज = 90। फाइंड द कॉमन रेशियो। दिखने में तो डिफिकल्ट लग रहा है, बट फॉर्मूला पता है हमको, फॉर्मूला डाल के देखते क्या आ रहा है।
फॉर्मूला क्या था इन टर्म, टी एन टर्म का फॉर्मूला क्या था, ए इंटू आर रेस टू एन माइनस वन। अभी थर्ड टर्म में तो आर की पावर 2 हो गई, ए तो 1 है तो ए डालने की जरूरत ही नहीं है, ये भी चलो डाल के देखते हैं। इक्वेशन नंबर 1 है, इसको सॉल्व करेंगे। ए तो 1 है तो 1 इंटू आर की पावर क्या है, आर की पावर 3 माइनस 1 2 प्लस 1 इंटू आर की पावर 4 इज इक्वल टू 90। 4 कैसे हुआ, 5 माइनस 1 4, एन इज इक्वल टू 5 रखा तो 5 माइनस 1 4 हो गया। तो हमें इक्वेशन आया आर स्क्वायर प्लस आर रेस टू 4 इज इक्वल टू 90। अरे बाप रे, हमको तो क्वाड्रेटिक सॉल्व करना आता है, ये तो आर रेस टू 4 आ गया, अब कैसे सॉल्व करेंगे। सिंपल कुछ मत कर, लेट अज्यूम कर, लेट आर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, आर स्क्वायर को एक्स मान ले, और फिर आर रेस टू 4 क्या हुआ, एक्स स्क्वायर हो गया। अरे बेटा एक्स की जगह में आर स्क्वायर डाल दिया वापस, और उसका भी स्क्वायर, तो 2 के 2 2 टू 4 हो गया, आर रेस टू 4 लॉ ऑफ इंडक्सेस में आता है, ये राइट मेथड है। इज इक्वल टू 90। चलो मैंने क्या अज्यूम किया, लेट आर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, आर स्क्वायर को मैंने एक्स बोल दिया। चलो अभी 90 को मैं लेफ्ट साइड में लिखा हूँ तो क्वाड्रेटिक क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 90 इज इक्वल टू 0। चलो अभी इसको सॉल्व करना है, वापस लिखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 90 इज इक्वल टू 0। कैसे करेंगे, 45 टू 90, 33 90 माइनस 90, एक्स स्क्वायर प्रोडक्ट आना चाहिए और स्प्लिट करने के बाद प्लस 1x आना चाहिए, फैक्टराइजेशन करना है। एनी नंबर, और कोई नंबर हो सकता है, सोचो क्या नंबर हुआ, 52 109, 9 10 से 90 होता है, 10 माइनस 9 1, हाँ सही है चलेगा, माइनस प्रोडक्ट नीचे ना, तो एक्स स्क्वायर प्लस 10x माइनस 9x माइनस 90 इज इक्वल टू 0। 10x माइनस 9x क्या हुआ, प्लस 1x हो गया, 10x इंटू माइनस 9x तो माइनस 90 एक्स स्क्वायर हो गया, प्रोडक्ट भी मैच हो रहा है और सम का कंडीशन भी मैच हो रहा है। अभी कॉमन लेते हैं, x कॉमन लिया तो x प्लस 10 माइनस 9 कॉमन लिया तो वापस x प्लस 10 आ रहा है इक्वल टू 0। अभी तुम लोग सही जा रहे हो कि नहीं जा रहे हो फैक्टराइजेशन में, ये देखो दोनों ब्रैकेट में सेम आना चाहिए, x प्लस 10 सेम आया तो मतलब यू आर राइट। तो अभी यहाँ पे लिख x प्लस 10 इंटू एक्स माइनस 9 इज इक्वल टू 0। अभी सॉल्व करेंगे तो x इज इक्वल टू 9 लेना है, सिर्फ x इज इक्वल टू 9। अभी x इक्वल टू माइनस 10 क्यों नहीं, तुम लोग बोलोगे अबे x का क्या है, x इज इक्वल टू आर स्क्वायर है तो स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव नंबर तो इमेजिनरी हो गया, हमको इमेजिनरी को इतना देखना ही नहीं है अभी। तो अभी x इक्वल टू 9 हो गया, 9 इज इक्वल टू x का वैल्यू क्या है आर स्क्वायर, तो r क्या हुआ प्लस माइनस 3। हमें क्या पूछा था, सिर्फ r ही पूछा था, हो गया इसका, बताओ। एनी डाउट कमेंट में बता देना कि रिकॉर्ड हो रहा है बस। जेन्युइन डाउट है तो मैं आई विल ट्राई माई बेस्ट टू सॉल्व। कमेंट में ही समझा पाओ तो ठीक है, नहीं समझा पाए तो शॉर्ट वीडियो बनाऊंगा अगर जेन्युइन डाउट है तो, ठीक है। क्वेश्चन है द फोर्थ टर्म, द सेवेंथ टर्म एंड द लास्ट टर्म ऑफ जीपी इज 10 80 एंड 2560। और यार थोड़ा लेंदी क्वेश्चन है, चलो ठीक है। पहला क्या है, फोर्थ टर्म, ठीक है T4, हाँ। सेवेंथ टर्म T7 एंड लास्ट टर्म TL लिख देता हूँ, TL मतलब लास्ट टर्म है, इसकी देते हैं लास्ट टर्म। द फोर्थ टर्म सेवन टर्म इक्वल टू नहीं, द फोर्थ टर्म सेवन टर्म एंड लास्ट टर्म ऑफ ए जीपी आर 10 80 2560। ओके 10 से 80 है 2560 है, मतलब टी फोर्थ टर्म का वैल्यू है 10 है, सेवन टर्म का वैल्यू 80 है, लास्ट टर्म का वैल्यू है 2560 है। हमें क्या क्या फाइंड आउट करना है, वी नीड टू गेट द वैल्यू ऑफ ए, कॉमन रेशियो फर्स्ट टर्म, कॉमन रेशियो एंड नंबर ऑफ टर्म्स, ये तीनों वैल्यू निकालने हैं। बाप रे देखने में भयानक लग रहा है पर भयानक बिल्कुल नहीं है। सॉल्व देखो मैथ्स में कभी कभार सॉल्व करते हैं तो समझ नहीं आ रहा है क्या करना है, यू नो द फॉर्मूला, गो ऑन सॉल्विंग, वर्ड प्रॉब्लम की बात नहीं कर रहा, इस तरह के क्वेश्चन से फाइंड आउट वैल्यूज निकालने हैं, फॉर्मूला बताए पर तुमको ट्रिक नहीं पता चल रहा है तो सॉल्व करते जाओ, 2 मिनट तक करते जाओ, हो गया अच्छी बात है, नहीं हुआ अच्छे खासा स्पेस छोड़ो, आप फर्दर प्रोसीड। पेपर जब पूरा हो जाएगा उस क्वेश्चन में बैक वापस आ जाना, उसके बाद देखो। वर्ड प्रॉब्लम में भी सेम है, वो कंडीशन है उसमें, कंडीशन क्या है वर्ड प्रॉब्लम में, क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा है 2 मिनट लगाओ बस, 2 मिनट शांति से पढ़ो, क्वेश्चन क्लिक हुआ तो सॉल्व करो। 2 मिनट में अगर क्वेश्चन ही नहीं समझ में आ रहा है
गिवन क्या है, कौन सा कॉन्सेप्ट लगाना है, कौन सा फॉर्मूला लगाना है। तो पेज में एक अच्छा खासा स्पेस छोड़ो, एक दो पेज छोड़ दो वो क्वेश्चन के लिए, फर्दर प्रोसीड करो। पेपर जब सब खत्म हो जाएगा वही क्वेश्चन पे बैक वापस करो। चलो T4 का फॉर्मूला क्या है, AR क्यूब का वैल्यू 10, T7 का वैल्यू क्या है AR6, इसका वैल्यू है 80, T लास्ट टर्म A इंटू आर रेस टू n माइनस वन। फर्स्ट टर्म तो r रेस टू 0 होता है, तो लास्ट टर्म क्या होगा r रेस टू n माइनस वन, n टर्म्स टोटल है, ठीक है। इसका वैल्यू है 2560। हम क्या कर सकते हैं, T7 अपॉन T4 करते हैं, T7 अपॉन T4 इज इक्वल टू 80/10 इज इक्वल टू AR रेस टू 6 अपॉन AR क्यूब। तो 8 इज इक्वल टू आर क्यूब हो जाएगा, तो मतलब r का वैल्यू तो 2 आ गया, वेरी गुड, r का वैल्यू मिल गया। फर्स्ट 3 इक्वेशन है ना क्वेश्चन में दिया था। सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ r इन इक्वेशन 1, a इंटू 8 इज इक्वल टू 10। तो a का वैल्यू क्या हुआ 10/8, 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10, तो वैल्यू ऑफ a क्या हुआ 5/4, a भी मिल गया। अभी क्या नंबर ऑफ टर्म्स निकालना है, वही बच्चा है। अभी थर्ड इक्वेशन यूज करेंगे, अभी पहला तो का यूज हो गया, अभी बचा है थर्ड इक्वेशन। T लास्ट इज इक्वल टू a इंटू आर रेस टू n माइनस वन इज इक्वल टू 2560। चलो a का सब्स्टिट्यूट कर, a 5/4 इंटू आर रेस टू n माइनस वन इज इक्वल टू 2560। 2560 कट रहा है, 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5, 1 हो गया, 5 2 ज़ा 10, 512। तो r रेस टू n माइनस वन इज इक्वल टू 512, डिनोमिनेटर का राइट हैंड साइड लिखा है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, इंटू 4 हो जाए, ठीक है। अभी क्या कर सकते हो और इसको सॉल्व करना है। r का वैल्यू क्या था क्वेश्चन पे, r का वैल्यू 2 है, लेफ्ट साइड में 2 डाल दे, 2 रेस टू n माइनस वन। अभी यहाँ पर राइट हैंड साइड में सिर्फ 2 लेके आना है, रेस टू पावर से कंपेयर करेंगे। चलो ठीक है, फाइव 525 में 5 1 5 में 1, 512 है रे, 514 नहीं। 5 1 25, 5 5 में 1 हो गया, 5 2 10, ठीक है। 512 इंटू 4 करना है, 512 इंटू 4 करेगा तो जाएगा 4 2 8, 4 1 4, 5 4 2048। ओके 2048 को फैक्टराइजेशन करेंगे, 2048, 2 1 2 2 4, 2 1 24, 2 5 10, 2 1 2 2 4, 2 2 4 में 1, 2 5 10 में 1, 2 5 6 12, 2 1 2, 2 2 4 में 1, 2 8 16, 2 9 18, 4 8, एक मिनट 2 6 12, सर 2 6 12, 2 4 8, 2 2 4 में 1, 2 8 64 हो गया, 2 2 3 2 32 2 64, 2 16 2 32, 16 है तो 2 8 2 16, 2 4 8, 2 2 4, 2 1 2। अरे बाप रे, इतने बार 2 है, कितने बार 2 आया, 3 3 3 3 6, 3 9, 2 11, ओके। तो 2 रेस टू 11, तो 2 रेस टू n माइनस वन इज इक्वल टू 2 रेस टू 11 आया। तो हम कंपेयरिंग n माइनस वन इज इक्वल टू 11, तो वैल्यू ऑफ n इज इक्वल टू 12 टर्म्स। क्वेश्चन इजी है पर लेंदी है, और कुछ नहीं। लग रहा है इंक सूख गया है, लगता है। इंक चेंज करता है, उसके बाद करते हैं। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्कर बोटे के लिए, हाँ मिल गया।
ये अच्छा क्वेश्चन है, सेलिना का क्वेश्चन है ये। एपीजीपी का कॉम्बिनेशन है। इफ ए कमा बी कमा सी इन एपी, ए बी सी एपी में है, वेयर एज एक्स वाई जेड इन जीपी। ए बी सी तीन वेरिएबल्स हैं जो एपी में है, एक्स वाई जेड आपस में जीपी में भी है। प्रूव करना है हमको, प्रूविंग क्वेश्चन है। प्रूव एक्स रेज टू बी माइनस सी, वाई रेज टू सी माइनस ए, जेड रेज टू ए माइनस बी इज इक्वल टू 1। दिख तो रहा है ना? क्वेश्चन क्या बोल रहा है? अच्छा से लिखिए। क्वेश्चन इज सेइंग ए बी सी आर इन एपी, आपस में एपी में है, और एक्स वाई जेड है जो आपस में जीपी में है। ठीक है, हमें प्रूव करना है एक्स रेज टू बी माइनस सी, वाई रेज टू सी माइनस ए, जेड रेज टू ए माइनस बी, इनका प्रोडक्ट मिला के वैल्यू 1 आना चाहिए। अब इस सेलिना बुक में क्या है, इसको कॉमन रेशियो यूज करके आर वेरिएबल इंक्लूड करके सॉल्व किया है, बट मैं आई प्रेफर नॉट टू डू दैट मेथड। रीजन क्या है? अगर मैं तू कॉमन रेशियो इंक्लूड करेगा ना, जैसे y अपॉन एक्स कॉमन रेशियो फिक्स है r, z अपॉन वाई भी इक्वल टू r, ये कॉन्सेप्ट यूज करोगे तो ये r भी तो नया वेरिएबल बन गया ना। पहले इतने सारे वेरिएबल्स हैं, तो और वेरिएबल ऐड करोगे तो लोड बढ़ेगा, एग्जाम में कभी क्लिक नहीं होगा। तो क्या करें? तो एक तरीका बताता हूँ, रेड्यूस द वेरिएबल्स। ज़्यादा वेरिएबल है ना, कम करने की कोशिश करो। जैसे एपी में बोले, एबीसी अगर एपी में है तो आपको याद होगा अरिथमेटिक मीन क्या बोलता है, b इज इक्वल टू ए प्लस सी बाई 2, बराबर। सिमिलरली अभी एक्स वाई जेड क्या जीपी में है, एक्स वाई जेड अगर जीपी में है तो ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है? ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला एक होता है, तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स जेड। कैसे? ज्योमेट्रिक मीन देख, वाई अपॉन एक्स फॉरवर्ड अपॉन बैकवर्ड, कॉमन रेशियो। अभी जेड है फॉरवर्ड है, वाई बैकवर्ड है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर अल्टरनेटिव, तो वाई स्क्वायर क्या होगा? एक्स जेड। तो लिख देते हैं इधर साइड में, अपने को क्या नॉलेज है साइड में लिख देते हैं। वाई स्क्वायर का वैल्यू होगा एक्स जेड के बराबर, और बी का वैल्यू क्या है? ए प्लस सी बाई 2। तो अभी एक वेरिएबल तो रिड्यूस करना है, एक्स वाई जेड में हम क्या करेंगे, वाई को रिड्यूस कर देते हैं। क्यों? वाई की जगह हम डाल देंगे एक्स जेड, और बी को रिड्यूस करने की, बी को हटाएंगे, बी की जगह लिख देंगे ए सी। ठीक है, एक्स तो वैसे ही रहेगा, ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं, एक्स ऐसे रख दे। बी क्या है? ए प्लस सी बाई 2। चलो ए प्लस सी बाई 2 माइनस सी, बहुत बड़ा दिख रहा है पावर। चलो नीचे लिख देता हूँ, एक्स रेज टू ए प्लस सी बाई 2 माइनस सी, बी की जगह मैंने ए सी के टर्म पे लिख दिया। वाई का देखा, अभी वाई की जगह क्या है? एक्स जेड है, वाई की जगह लिखा है एक्स जेड की पावर हाफ हो गई, सिर्फ वाई है ना, तो एक्स जेड की पावर हाफ। ऊपर लिख देता हूँ वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, हाँ लिखो, जगह ही नहीं है, तो नीचे लिखता हूँ, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स जेड, बी इज इक्वल टू ए प्लस सी बाई 2। वाई की जगह लिख दिया एक्स जेड की पावर हाफ, सी माइनस ए, सी माइनस ए। जेड की जगह क्या लिखा है? जेड की जगह कुछ नहीं, जरूरत नहीं, जेड ऐसे रख, सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड को कर रहे हैं हम सॉल्व, लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है, राइट हैंड साइड नहीं देखेंगे, सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड। जेड रेज टू ए तो ठीक है, बी की जगह क्या लिखेंगे? ए प्लस सी बाई 2। चलो तीनों मल्टीप्लिकेशन में, तीनों और इन मल्टीप्लिकेशन हमने इस टर्म्स में कर दिए। हमने क्या किया? हमने एक वेरिएबल को कम कर दिया। हमने क्या किया? बी स्क्वायर इजिकल टू, नहीं सॉरी बी स्क्वायर नहीं, वाई स्क्वायर इजिकल टू एक्स जेड है, तो वाई को तो हमने एलिमिनेट कर दिया। वाई कहीं दिख रहा है क्या इधर? नहीं। और अरिथमेटिक मीन क्या था? बी इजिकल टू ए प्लस सी बाई 2, यहाँ पे कहीं बी दिख रहा है, अभी बी कैंसिल हो गया। अभी दो वेरिएबल्स हैं, अभी जोड़ करने की कोशिश करते हैं। अभी इसमें क्या कर सकते हैं? बेस सेम होता है तो पावर ऐड होता है, तो एक्स वाले को अलग कर देते हैं और जेड वाले को अलग कर देते हैं। पहले एलसीएम लेके सॉल्व करेगा इसको, सी बाई 2 माइनस सी, तो क्या हुआ? सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा
वन माइनस हाफ कितना होता है, माइनस ए माइनस सी। याद नहीं आ रहा, एक बार वापस चेक कर लेते हैं। एक्स बी का प्लॉट, बी क्या था, ए प्लस सी बाई टू माइनस सी, तो सी बाई टू माइनस सी, टू माइनस वन तो क्या हुआ, माइनस सी बाई टू। ठीक है, सही जा रहे थे। अब इसको सॉल्व करेंगे एलसीएम लेके, तो एक्स रेज़ टू ए माइनस सी बाई टू, हाफ सी माइनस ए ऊपर, कोई इशू नहीं है। इधर भी एलसीएम लेंगे, टू ए माइनस ए, तो क्या हुआ, टू माइनस वन कितना होता है, वन, ए माइनस ए बाई टू, टू इधर एलसीएम होगा, टू ए माइनस ए बाई टू, टू ए माइनस ए कितना, ए बाई टू हो गया, तो सही है। तो यहाँ पे ए हो जाएगा एक ए, जेड रेस टू ए प्लस सी बाई टू। अभी इसको स्प्लिट करेंगे, एक्स रेस टू ए बाई टू, फिर एक्स रेस टू माइनस सी बाई टू। ठीक है, वापस इधर मल्टीप्लाइकेशन में सर, एक्स रेस टू सी बाई टू, जेड रेस टू माइनस ए बाई टू, इधर क्या है, जेड रेस टू ए बाई टू, जेड रेस टू सी बाई टू। अरे बेस सेम होता है तो पावर ऐड होता है। लॉ ऑफ इंडेक्सेस क्या बोलता है, ए रेस टू एम एंड ए रेस टू एन दैट इज इक्वल टू ए रेस टू एम प्लस एन। ये लॉ ऑफ इंडेक्सेस है, टू क्यू प्लस टू स्क्वायर इज इक्वल टू रेस टू फाइव। बेस सेम है तो पावर ऐड होता है। हमने स्प्लिट कर दिया। अभी देख, एक्स रेस टू ए बाई टू है और एक्स रेस टू माइनस ए बाई, कहाँ गया एक्स, सही 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 है। अभी एक्स रेस टू ए बाई टू है और एक्स रेस टू माइनस सी बाई टू है और एक्स रेस टू सी बाई टू है, तीन एक्स के टर्म्स हैं और तीन जेड के टर्म्स हैं। एक्स रेस टू ए बाई टू, फिर एक्स रेस टू माइनस सी बाई टू, वापस एक्स रेस टू सी बाई टू है, फिर बाद में एक्स रेस टू माइनस सी बाई टू है। मिस हो गया ना एक टर्म, एक्स रेस टू सी बाई टू है, मिस हो गया मल्टीप्लिकेशन में। हाँ, एक और टर्म है, एक्स रेस टू सी बाई टू इंटू, एक और बार इंटू आएगा, वापस सॉल्व करना पड़ेगा। एक्स रेस टू सी बाई टू, वापस एक्स रेस टू माइनस ए बाई टू। चलो चार टर्म्स हैं। अभी जेड के साथ देखना है, तो जेड रेस टू माइनस सी बाई टू है इंटू जेड रेस टू माइनस ए बाई टू है, अभी इंटू जेड रेस टू ए बाई टू है, जेड रेस टू सी बाई टू है। जेड के भी चार टर्म्स हैं। अभी सिर्फ एक्स पे फोकस कर, एक्स पे फोकस करेगा तो देखेगा एक्स रेस टू ए बाई टू है, एक्स रेस टू माइनस ए बाई टू, एक्स रेस सी बाई टू, एक्स रेस टू माइनस सी बाई टू है। बेस सेम में पावर ऐड करेगा, सभी का पावर सम कितना हुआ, एक्स रेस टू जीरो हो गया। ऊपर एक्स को सब हटा दे, एक्स की पावर जीरो आ रही है। एक्स की पावर जीरो। इधर z रेस टू माइनस सी बाई टू है, z रेस टू प्लस सी बाई टू है, z रेस टू माइनस ए बाई टू है, z रेस टू प्लस ए बाई टू है। यहाँ पे भी सब बेस सेम है तो पावर सबका ऐड करेगा तो z रेस टू जीरो आ रहा है। एनीथिंग रेस टू जीरो इज वन, वन इंटू वन इज इक्वल टू वन, दैट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड हेंस प्रूव। समझाने में टाइम जा रहा है, क्यों? हमने क्या किया, सिंपल स्टेप और कुछ नहीं किया बस हमने। x रेस टू जीरो, z रेस टू जीरो इज इक्वल टू वन। क्या किया हमने क्या किया, पहले दो वेरिएबल्स को काट दिए। कई सारे वेरिएबल्स हैं। वी नो दैट अरिथमेटिक मीन एबीसी अगर एपी में है तो बी इज अरिथमेटिक मीन, बी इज इक्वल टू ए प्लस सी बाई टू। तो बी की जगह हमने क्या किया, ए प्लस सी बाई टू डाला और बाद में एक्स वाई जेड इन जीपी, तो वाई इज द ज्योमेट्रिक मीन। सॉरी, ज्योमेट्रिक मीन कैसे निकालते थे, सॉरी, ज्योमेट्रिक मीन अंडर रूट ऑफ एक्स जेड, ऑल्टरनेटिव यूज किया और एक्स जेड निकाला, वाई अंडर रूट ऑफ एक्स जेड ज्योमेट्रिक मीन। हमने बी के अंदर ए सी का वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया, वाई की जगह एक्स जेड का वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया, तो बी और वाई एलिमिनेट हो गए। पहला स्टेप डन। फिर बाद में इसको इस तरह इस फॉर्म में लेके आए, इसको फर्दर सॉल्व किया, फिर स्प्लिट किया, एक्स को स्प्लिट किया और जेड को स्प्लिट किया, और दोनों के सम ऑफ पावर कितना है, जीरो। एनीथिंग रेस टू जीरो इज वन, तो वन इंटू वन कितना होता है, वन होता है, तो राइट हैंड साइड के बराबर है। ठीक है, हमसे गलती क्या हो गई थी, एक्स की पावर हाफ सी बाई टू था, फिर एक्स रेस टू माइनस ए बाई टू को लिखा नहीं था, जेड के साथ भी वही हो गया।
क्वेश्चन में कहीं अटक के ना गिव अप नहीं करना चाहिए। अभी देखो इधर से भी मिस्टेक हो गया था, इंग्लिश हो गया था हमसे भी इधर मिस्टेक हुआ, लेकिन नोटिस हो गया अपने आप। दिमाग ठंडा रखना चाहिए। हाथ में तो कोई इंक आया नहीं। ठीक है, फॉर ए जीपी, एक जीपी दिया है 1/27, 1/9, 1/3, ऐसे जाएगा लास्ट टर्म 81 है। ओके, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट फोर्थ टर्म फ्रॉम बिगिनिंग एंड द फोर्थ टर्म फ्रॉम एंड। प्रोडक्ट निकालना है, प्रोडक्ट ऑफ फोर्थ टर्म फ्रॉम स्टार्टिंग या बिगिनिंग, बोलो बिगिनिंग, एंड फोर्थ टर्म फ्रॉम एंड। मतलब शुरू का स्टार्टिंग यहाँ से करना है, 1 2 3 4, चौथा टर्म और लास्ट टर्म से 1 2 3 4 वो वाले टर्म, ये दो नंबर के प्रोडक्ट निकालना है। कैसे करेंगे? पहले स्टार्टिंग का फोर्थ टर्म निकालते हैं। हमको क्या पता है, ए पता है, आर भी पता है। क्वेश्चन में दिया सीरीज तो आर निकाल सकते हैं। ए क्या है 1/27, आर क्या है, आर इज इक्वल टू 1/9 अपॉन 1/27। वी नो दैट अगर ए अपॉन बी डिवाइड बाई सी अपॉन डी है तो कैसे सॉल्व करते थे इसको? ए अपॉन बी लिख दे, सी अपॉन डी को उल्टा कर दे, डी बाई सी कर दे और सॉल्व कर दे, हो गया। तो 1/9 इधर आया, 27 ऊपर गया, 9 3 27, तो कॉमन रेशियो 3 हो गया। और फोर्थ टर्म लिखे T4 इज इक्वल टू A इंटू आर क्यूब। ए तो 1/27 है, आर के 3 है, 3 का क्यूब 27। तो फोर्थ टर्म फ्रॉम बिगिनिंग इज 1, फोर्थ टर्म फ्रॉम बिगिनिंग इज 1, तो T4 इक्वल टू 1 लिख देते हैं ऊपर, T4 इज इक्वल टू 1। ओके, अभी T4 फ्रॉम एंड निकालना है। अभी एंड से चालू करेगा तो फर्स्ट टर्म क्या हुआ, फिर यहाँ पे फर्स्ट टर्म तो अभी 81 हो गया। अभी कॉमन रेशियो क्या इधर, कॉमन रेशियो इधर होगा, पहले कॉमन रेशियो क्या 3 था ना, अभी 1/3। अभी क्या बोल रहे हो, कैसे हो सकता है 1/3? अरे बेटा अगर तू लेफ्ट टू राइट जा रहा है और कॉमन रेशियो एक लेट से एक नंबर आया 3, तभी उल्टा करेगा ना, सीरीज को उल्टा से चालू करेगा तो रेशियो रेसिप्रोकल हो जाता है। चेक करना है। अभी यहाँ से चालू करेगा तू तो ना, अभी से ये 2 नंबर कंसीडर, ये 2 नंबर पे अभी यहाँ से जा रहा है, यू आर वॉचिंग फ्रॉम हियर। तो फर्स्ट टर्म फॉरवर्ड माइनस बैक, फॉरवर्ड अपॉन बैकवर्ड करते हैं। फॉरवर्ड अभी आगे वाला कौन सा है 1/9, बैकवर्ड क्या है 1/3, तो 1/9 इंटू 3/1, 3 1 3 3 रीजन है, तो 1/3 आ गया। एंड से चालू कर रहे हैं तो आगे वाला तो 1/9 है, बैकवर्ड कौन है 1/3, तो फॉरवर्ड अपॉन बैकवर्ड। तो एंड से फोर्थ टर्म निकाल दो, T-4 कर देते। T-4 क्या होता है, A इंटू आर एस टेन माइनस 1, तो ए आर 3, ए का वैल्यू 81 है, आर का वैल्यू 1/3 है, 1/3 का क्यूब है, 81 इंटू 3 3 9 27, 1/27, 9 3 9 3 27, 9 9 81, 3 1 3 3 3 9। अरे वाह, तो T-4 का वैल्यू मिला हमें 3। अपने को प्रोडक्ट निकालना है फर्स्ट फोर्थ टर्म एंड फोर्थ टर्म फ्रॉम एंड, तो T4 इंटू T-4 इज इक्वल टू 1 इंटू 3 इज इक्वल टू 3। ये है फाइनल आंसर। समझ में आया कि नहीं समझ में आया? हम लोगों ने एन टर्म का फॉर्मूला सब हो गया। अब सम ऑफ एन टर्म्स का कुछ फॉर्मूला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फॉर्मूला तो पहले से देख लिए, 1 2 3 4 5 6 7 क्वेश्चन है शायद, खत्म कर देंगे, टेंशन मत लो। ये जीपी है फर्स्ट टर्म 3, ओके, एक जीपी है जिसका पहला टर्म 3 है, ए इज इक्वल टू 3 एंड लास्ट टर्म इज इक्वल टू 96। चलो लास्ट टर्म दिया है,
अरे बाप रे, हमको तो लास्ट टाइम ऐसे कोई फॉर्मूला में तो हाई, अब क्या करेंगे? टेंशन मत लो यार, शुरू में टेंशन लोगे तो क्या फायदा। ओके, सम ऑफ n टर्म्स इज इक्वल टू 189। ओके, तो सम ऑफ n टर्म इज इक्वल टू 189, मतलब लास्ट टर्म तक भी सम 189 है, कोई इशू नहीं है। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म, n निकालना है, कैसे निकालेंगे? पॉज से वीडियो ट्राई करो, 2 मिनट लेके देखो सॉल्व हो रहा है कि नहीं, चेक करो। मैं पानी पी के आता हूँ यार। मार्केट चलाने की आदत नहीं है ना, गिरे ना गिरे डरना पड़ता है। अभी सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला क्या है देख के पता चल रहा है। फर्स्ट टर्म तो 3 है, लास्ट टर्म 96 है। इंक्रीजिंग जीपीए मतलब बढ़ रहा है, वैल्यूज घट नहीं रहा है। इंक्रीजिंग जीपीए तो मॉड ऑफ आर क्या हुआ, ग्रेटर देन मॉड ऑफ आर, क्या आर ही पॉजिटिव है। चलो ठीक है, अभी फॉर्मूला क्या होगा फिर? सम ऑफ n टर्म इज इक्वल टू a इंटू आर रेस टू n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1। ठीक है, लास्ट टर्म मतलब क्या होता है? लास्ट टर्म इज इक्वल टू a इंटू आर रेस टू n माइनस 1। फर्स्ट टर्म n रेस टू, फर्स्ट टर्म को 0 होता है, r रेस टू 0 होता है ना। जब n इज इक्वल टू 1 होता है तो r की पावर 0 होता है, क्योंकि फर्स्ट टर्म में a होता है, सेकंड टर्म a r होता है, थर्ड टर्म a r स्क्वायर होता है। तो लास्ट टर्म क्या हुआ? a इंटू आर रेस टू n माइनस 1। तो 3 इंटू आर रेस टू n माइनस 1 इज इक्वल टू 96। 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 2 जा 32। तो r रेस टू n माइनस 1 इज इक्वल टू 32। तो r रेस टू n कितना हुआ? सॉरी, गलत फॉर्मूला लगा दिया। सम ऑफ n टर्म, देखो ये मिस्टेक हो जाती है। सम ऑफ n टर्म क्या है? a इंटू आर रेस टू n माइनस 1 अपॉन, अभी nth टर्म निकालना है। लास्ट टर्म क्या है? a इंटू आर रेस टू, ये गड़बड़ होती है। a इंटू आर रेस टू n माइनस 1, a इंटू आर रेस टू n माइनस 1 इज लास्ट टर्म। लास्ट टर्म का भी फॉर्मूला यही है। तो इज इक्वल टू 96 डाल देते हैं। a की जगह क्या डालना है? 3, 3 1 जा 3, 3 3 9, 3 6। तो r रेस टू n माइनस 1 इज इक्वल टू 32। कुछ लोग दिमाग क्या लगाएंगे पता है क्या? 32 तो 2 की पावर में आता है, तो 32 को लिख देंगे r रेस टू n माइनस 1 इज इक्वल टू 2 की पावर 5, और कंपेयर करेंगे n माइनस 1 इज इक्वल टू 5, तो वैल्यू ऑफ n इज इक्वल टू 6। ऐसे करके सॉल्व करके छोड़ देंगे। अभी ये तरीका बिल्कुल गलत है। r रेस टू n माइनस 1 इज इक्वल टू 32। तो मैं क्या लिख सकता हूँ? r की पावर n माइनस 1 किस तरह से लिख सकता हूँ? r की पावर n अपन r, डिनोमिनेटर की पावर 1 है, न्यूमरेटर में माइनस 1 हो जाता है, इज इक्वल टू 32। तो r रेस टू n को मैं क्या लिख सकता हूँ? 32r लिख सकता हूँ क्या? यस, आई कैन राइट इन दिस वे। अभी मैं फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट करूंगा सम ऑफ n टर्म्स में। फर्स्ट टर्म क्या है? 3, ये वाला फॉर्मूला, ये वाला इक्वेशन 1 डाल रहा हूँ। r रेस टू n क्या है? 32r माइनस 1 अपॉन r माइनस 1। सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला क्या है? 189। अरे वाह, एक ही वेरिएबल कर दिया हमने। अब तो आराम से निकाल सकते हो। 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, 3 3 जा 9, 3 जा 6 है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर, 63r माइनस 63 इज इक्वल टू 32r माइनस 1। 63 से मैं 32 हटा दे तो कितना हो जाएगा? 3 माइनस 2 1, 31r इज इक्वल टू 63 162। ओके, 31 टू 62, तो वैल्यू ऑफ r क्या हुआ? r का वैल्यू 2 हो गया। चलो, r तो 2 निकल गया। अभी हमको ये नंबर ऑफ टर्म्स निकालना है। निकाल सकते हो?
आर निकल गया, ए पता है, लास्ट टर्म पता है। लास्ट टर्म का फॉर्मूला क्या है? टी लास्ट, टी एन, ये लास्ट जो भी है, ए इंटू आर रेस टू एन माइनस वन। लास्ट टर्म है 96, ए है 3, आर की पावर 2 की पावर एन माइनस वन इज इक्वल टू 96, 3 1 जा 3, 3 is 9, 3 32, 2 की पावर एन माइनस वन इज इक्वल टू 2 की पावर 5, एन इज इक्वल टू 6 टर्म्स। अभी तुम लोग बोलोगे भैया हमारा आंसर तो 6 टर्म पहले भी आया था जब 2 की पावर में था 32। वो देखो कि को इंसिडेंस है, कभी कभार लक लग जाता है कि आंसर मैच हो जाए, बट तुम्हारा स्टेप तो गलत है ना। अगर एग्जाम में अगर तुम्हारा नसीब खराब निकला तो क्या करोगे? चलो कोई इंसिडेंस भी हो गया तो वो मार्क्स नहीं देगा, और आंसर का भी मार्क अगर उसका मन करेगा देगा, क्योंकि स्टेप तुम्हें कॉन्सेप्ट ही गलत लगा है ना। बेस सेम होता तभी हम पावर कंपेयर करते थे, बेस ही सेम नहीं है तो तुम कंपैरिजन कैसे किया? ठीक है, अभी ऐसा हमको लगता था 32 दिया है तो 32 मतलब 2 की पावर 5 होता है, तो लोएस्ट नंबर सही होता है जनरली मोस्ट क्वेश्चंस में, तो कर दिया सीधा। ऐसा अजम्पशन नहीं करना है, अजम्पशन करोगे मरोगे। हर जगह अजम्पशन नहीं चलता, अजम्पशन लगाएगा तो भी लॉजिकल होना चाहिए। ओके, एक अच्छा क्वेश्चन है। द फर्स्ट टर्म ऑफ ए जीपी इज 27। ओके, T1 का वैल्यू है 27, द फर्स्ट टर्म ऑफ ए जीपी इज 27 एंड द 8th टर्म इज T8 इज इक्वल टू 1/81। नंबर घट रहा तो डिक्रीजिंग जीपी है, देख के लग रहा है। सम ऑफ फर्स्ट टर्म टर्म्स, पहले 10 टर्म के सम निकालने हैं। सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स इन ए जीपी। जैसे हमें फर्स्ट टर्म दिया 27, फर्स्ट टर्म तो ए से डिनोट करते हैं। अभी देखो ए आर रेस टू एन माइनस वन कैसे हो गया, आर रेस टू एन माइनस वन भी करेगा तो एन का वैल्यू 1 है, 1 माइनस 1 0, एन थिंग रेस टू 0 इज 1, तो आर तो हट गया ना। तो ए का वैल्यू दिया है, और कुछ T8 के फॉर्म में सब्स्टिट्यूट करने की कोशिश करेंगे। T8 मतलब a इंटू आर रेस टू 7, 8 माइनस 1 7 होता है, तो 1/81 किसके बराबर हुआ? a तो 27 दिया है, r की पावर 7, तो अभी इसको सॉल्व करेंगे फर्दर। r की पावर 7 इज इक्वल टू 1/81 इंटू 27। कुछ लोग क्या करेंगे, महाअनुभव मल्टीप्लाई करेंगे, फिर बाद में प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, दिमाग खराब करेंगे अपना। थोड़ा शांति से सोच। 81 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 9 का स्क्वायर 81 होता है, 9 का स्क्वायर 81 होता है। 9 मतलब क्या हो? 3 का स्क्वायर हो गया, 3 का स्क्वायर इंटू स्क्वायर, तो 3 रेज टू 4 हो गया। और 27 क्या होता है? 3 का क्यूब। बेस सेम है तो पावर ऐड होगा, तो यहाँ पे क्या हो गया? 3 रेज टू 7 हो गया। अरे वाह, यहाँ पे तो r रेज टू 7 है, r रेज टू 7 है, यहाँ वापस यहाँ तो 3 रेज टू 7 हो गया। और न्यूमरेटर 1 में कितना भी पावर डाल दे, 1 रेज टू 100 कर, 1 रेज टू 1000 कर, 1 रेज टू 1 लाख भी कर, 1 का पावर 1 नहीं होगा, तो मैं 1 रेज टू 7 लिख सकता हूँ ऊपर को। तो r रेज टू 7 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 1/3 की पावर 7। ऑन कंपेयरिंग द वैल्यू ऑफ r क्या हुआ? 1/3। सो r की पावर, r की वैल्यू हो गई 1/3। a 27 है, r की वैल्यू है 1/3। सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स निकाल सकते हैं, क्योंकि n का यहाँ पे 10 टर्म्स है, मतलब n कितना लेना है? 10 लेना है। और फॉर्मूला क्या है? r की वैल्यू 1/3 है, तो मतलब मॉड ऑफ r इज लेस देन 1, तो फॉर्मूला चेंज हो गया। तो Sm क्या हो गया? a इंटू 1 माइनस r रेज टू n अपॉन 1 माइनस r बराबर। तो आफ्टर सॉल्विंग चलो डाल दे सब्स्टिट्यूट कर फॉर्मूला। 27 1 माइनस r, 1 माइनस 1/3 क्या होता है? 2/3। 1 माइनस 1/3 की पावर 10। इसको सॉल्व कर बैठ के आराम से, फिर कटता आंसर। तो 27 27 1 माइनस 1/3 की पावर 10 अपॉन 2/3। इन ब्रैकेट न्यूमरेटर 1 माइनस 1/3 की पावर 10 अपॉन डिनोमिनेटर 2/3 इज द आंसर।
एनी डाउट्स? होना नहीं चाहिए। इसको तुम सॉल्व करो यार बैठ के, सब मैं थोड़ा ना करूँ, तुम लोग तो कुछ तो करो। इसको सिंपल फ्रैक्शन में लेके आओ। इट्स नॉट नेसेसरी एवरी टाइम तुम एग्जैक्ट आंसर ही लेके आओ। जैसे एक में था ना पावर 5, एक और क्वेश्चन है, बॉय स्पेंड्स ₹10 ऑन फर्स्ट डे। चलो ठीक है, एक लड़का है ₹10 स्पेंड ऑन फर्स्ट डे। अच्छा, पहले दिन ₹10 स्पेंड करता है, एंड सेकंड डे ही स्पेंड ₹20। पहले दिन ₹10 स्पेंड करता है, दूसरा दिन ₹20 स्पेंड करता है। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं। एंड 40 ऑन थर्ड डे, ₹40, ₹40 तीसरे दिन स्पेंड करता है, एंड सो ऑन, जैसे जाते जा रहा है। हाउ मच ही विल स्पेंड इन 12th डे? एक दिन में ₹10, दूसरे दिन में ₹20, तीसरे दिन में ₹40। ऐसे 12वें दिन में वो कितना पैसा खर्च कर रहा है? यहाँ पे देखिए, अभी एपी की जीपी में ये चेक कर, फॉरवर्ड माइनस बैकवर्ड अगर 20 आ रहा है इधर, 40 माइनस 20, सॉरी 20 माइनस 10 होता है। एपी करेगा तो यहाँ कॉमन डिफरेंस 10, यहाँ पे डिफरेंस 10 है, यहाँ पे डिफरेंस 20 है, तो ये एपी तो नहीं है फॉर श्योर। जीपी में फॉरवर्ड अपॉन बैकवर्ड अगर 2 आ रहा है, 40/20 2 आ रहा है, तो जीपी में है, ठीक है। तो वैल्यू ऑफ ए है 10, कॉमन रेशियो है 2। अभी क्या बोला है, हाउ मच विल ही स्पेंड इन 12 डेज, मतलब सम ऑफ 12 टर्म्स निकालना पड़ रहा है, मतलब पूरे 12 दिन में उसने खर्चा कितना किया निकालने कह रहा है। अभी आर तो पॉजिटिव है, तो सम क्या हुआ, सम ऑफ एन टर्म्स इज ए इंटू आर रेज टू एन माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1। सब्स्टिट्यूट करो, सॉल्व करो बैठ के। ए 10 है, आर क्या 2 रेज टू 12 माइनस 1 अपॉन 2 माइनस 1 तो 1 होता है, डिनोमिनेटर का कुछ करना नहीं है। इसको सॉल्व करो बैठ के। 2 रेज टू 5 32, 2 रेज टू 10 1024, उसके बाद 1024 को इंटू 4 कर, माइनस 1 करके इंटू 10 कर दे, हो गया। हाँ, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सम ऑफ 3 नंबर्स इन जीपी, कॉन्जिक्यूटिव एन टर्म्स एपी का याद है कि नहीं है? उसमें हम करते थे ना ए प्लस डी, यहाँ पे ए माइनस डी, याद है कि नहीं है? और एक में था ए प्लस डी, फिर ए माइनस डी, फिर सॉरी यहाँ पे माइनस आता है, लेफ्ट में माइनस है, ए माइनस डी, ए प्लस डी, फिर ए प्लस 3d, या फिर ए माइनस 3d, एन ऑफ 3 टर्म्स, एन 4, एन 5, एन 6। हम ये ट्रिक यूज़ क्यों करते हैं? कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स देख, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में क्या होता है, इन कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स में एडिशन करना है, तो ज़्यादा वेरिएबल्स रहेंगे तो कैलकुलेशन डिफिकल्ट हो जाएगा। अभी ए माइनस डी, ए प्लस डी करके सम करके तो कॉमन डिफरेंस कर गया। हमारा टारगेट क्या है, वेरिएबल ज़्यादा है तो वेरिएबल घटाना है, हमें बढ़ाना नहीं है, घटाएंगे तभी इजीली सॉल्व होगा। तो जीपी में क्या प्रोडक्ट ज़्यादा काम आता है, तो प्रोडक्ट के लिए 3 टर्म्स क्या करेंगे, मिडिल टर्म को मैंने ए बोला, फॉरवर्ड टर्म को मैंने ए आर बोल दिया, बैकवर्ड टर्म को ए बाई आर बोल दिया। अभी तीनों का प्रोडक्ट करेंगे तो आर आर कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ ए क्यूब बच जाएगा, ठीक है, हमारा काम आसान हो जाएगा। अभी जीपी में एक ही नहीं चेक करना है ना, जीपी में मतलब फॉरवर्ड अपॉन बैकवर्ड करके देखने का, ए अपॉन आर, ए और ए आर, फॉरवर्ड अपॉन बैकवर्ड, फॉरवर्ड क्या ए, फिर ए अपॉन आर, तो क्या हुआ, वापस आर ही आ गया। अभी ए आर अपॉन ए करेगा तब भी आर ही आएगा, कॉमन रेशियो। कॉमन रेशियो में कोई चेंज नहीं हुआ, ये जीपी में ही है। कुछ चीज़ें या कुछ ट्रिक्स को याद रखना पड़ता है, काम आता है। Sum of 3 consecutive numbers in GP is 39 by, sum of 3 terms in a GP is 39 by 10. Okay, and the product is 1, product 1 है, so product of 3 terms is equal to 1 है। Find the numbers। अभी 3 नंबर है, हमने क्या अज्यूम किया था, एक को तो ए बाई आर बोला फर्स्ट टर्म को, सेकंड को ए बोल दिया, थर्ड को ए आर बोल दिया। अभी तीनों का प्रोडक्ट 1 है, तो मतलब ए अपॉन आर इंटू ए आर इज इक्वल टू 1 है, तो मतलब ए क्यूब इज इक्वल टू 1 है, तो ए का वैल्यू क्या हुआ, 1 हो गया, ए इज इक्वल टू 1 हो गया। तभी कॉमन रेशियो के साथ ही खेलना है। और सम ऑफ 3 नंबर्स इन जीपी, ये 39 बाई 10 बोला है, ठीक है, ए का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर, 1 बाई आर प्लस 1 प्लस आर इज इक्वल टू 39 बाई 10। ये तीनों नंबर का एडिशन किया मैंने इधर,
अभी क्वाड्रेटिक बनेगा, देख के लग रहा है, ठीक है। तो 1 प्लस आर स्क्वायर अपॉन आर इज इक्वल टू 39/10। ओके, अभी क्रॉस मल्टीप्लाई कर बैठ के। when will you do क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो आएगा 10 प्लस 10r प्लस 10r स्क्वायर इज इक्वल टू 39r। चलो 39r को लेफ्ट साइड में क्या, तो क्या होगा 10r स्क्वायर माइनस 29r प्लस 10 इज इक्वल टू 0। नाउ अभी आप क्या करेंगे, नाउ वी विल डू क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं बाय फैक्टराइजेशन। 10 10 100 आना चाहिए और साथ साथ स्प्लिट करके ऐड सेपरेट पे 29 भी आना चाहिए। 25 का टेबल याद है, 25 4 से 100 होता है, तो 10r स्क्वायर माइनस 25r प्लस 4r प्लस 10 इज इक्वल टू 0। 100r स्क्वायर का प्रोडक्ट आता है, प्रोडक्ट कहता हूँ, एक मिनट, माइनस 10 होगा, एक समथिंग मिस्टेक नहीं, सही है। माइनस 25 माइनस 4r माइनस 29r हो गया, प्रोडक्ट किया तो प्लस 100r स्क्वायर आ रहा है, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। अभी कॉमन क्या लेंगे यहाँ पे, r तो कॉमन लेना ही है, और क्या ले सकते हैं, 2 कॉमन लेते हैं, 2r कॉमन लिया, 5r माइनस नहीं 2 तो नहीं आएगा सर, 5 कॉमन लेते हैं, 5r को मैंने कॉमन लिया, 2r माइनस 5 टू द 10r स्क्वायर, 5 है तो माइनस 25r। ओके, यहाँ पे कॉमन क्या लेंगे, 2 को कॉमन लेंगे, 2r माइनस 5 इज इक्वल टू 0। हम सही जा रहे कि नहीं गलत, देख दोनों ब्रैकेट में सेम होना चाहिए तभी हम सही है। 2 टू ज़ा माइनस 4r, ठीक है, माइनस माइनस प्लस 10, ओके सही है। तो एक में लिख देने का 2r माइनस 5, एक का है 5r माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो r के दो वैल्यूज़ हैं, एक है 5/2, एक है 2/5। तो r के दो वैल्यूज हैं, एक 5/2 है, एक 2/5 है, मतलब रेसिप्रोकल उल्टा हो गया है। तो मतलब अभी सिर्फ अगर मैंने r को 5/2 ले लिया, r इज इक्वल टू 5/2 ले लिया, 3 नंबर से क्या था, a r, उसके पहले क्या था a/r, a क्या था 1 है। इफ r इक्वल टू 5/2 है तो फर्स्ट टर्म क्या होगा 1/5/2, सेकंड है a 1 ही है, थर्ड क्या है r क्या 5/2, तो 2 तो ऊपर गया, 2/5 1 5/2। ये 3 नंबर है जीपी में, एक 2/5 1 5/2। अभी कब था, अगर इफ r इज इक्वल टू 5/2 है, तो इफ r इज इक्वल टू अगर 2/5 है तो ये इसको उल्टा कर, रिवर्स कर दे, बस 5/2 पहले आएगा, फिर 1 आएगा, फिर उसके बाद नहीं 5/2 नहीं आएगा, उल्टा कर दे। उल्टा कर देने से क्या होगा, अभी सब्स्टिट्यूट करके देख, पहला क्या था 1/r 1/2/5, तो क्या हुआ 5/2 इधर पहले आया, फिर 1 आया, फिर उसका 2/5 आया, सीरीज का उल्टा। समझ लो, सीरीज उल्टा हुआ तो रेशियो का रेसिप्रोकल हो जाता है, यहाँ पे रेसिप्रोकल ऑफ रेशियो है, तो सीरीज पीछे से स्टार्ट होती है। और कुछ बचा है, सम ऑफ एन टर्म्स का कॉन्सेप्ट हो गया। एक तो 3 क्वेश्चन करते हैं अभी, बस 3 क्वेश्चन ही करना है, उसके बाद से चैप्टर को एंड कर देंगे। देखो मेरा प्लान क्या था, लैपटॉप से कराना था, फटाफट हो जाता, लेकिन इशू क्या है ना, एडिटिंग में टाइम जाएगा, वो क्या बोलते हैं कन्वर्ट होने में टाइम लेता है ज़्यादा। मेरे को भी, मैं आजकल मैं भी बिजी रहने लगा हूँ, काम रहता है मेरे को भी, एंड आई वांट टू कवर कॉन्सेप्ट इन लेस टाइम। सो अभी क्वेश्चन बोल रहा था फर्स्ट टर्म ऑफ ए जीपी इज -3, तो ए का वैल्यू है -3 and the square of second term is equal to 4th term. The square of second term is equal to 4th term, मतलब second term t2 का square is equal to 4th term t4। क्वेश्चन यही बोल रहा है, find the 7th term t7 निकालने कह रहा है। चलो फॉर्मूला लगा, सब्स्टिट्यूट कर, t सेकंड क्या होता है ar होता है, 2 - 1 1 होता है, ar raised to n - 1 है ना, तो 2 - 1 1, तो ar हो गया। a का वैल्यू क्या है -3 -3r का
स्क्वायर T2 का स्क्वायर निकालने बोला ना, तो 3 का स्क्वायर 9, ठीक है। तो 9r² इज इक्वल टू T4 फोर्थ टर्म के लिए फॉर्मूला क्या है, AR3, ठीक है। एक तो क्या है -3 है, -3r3, इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2, 1 और 2 तो सेम है, कंपेयर करेंगे। 9r² इज इक्वल टू -3r3, r² तो पूरा कट गया, तो यहाँ पे r की पावर क्या बची, 1 ही बची है। 3 1 जा 3 3 जा 9, तो r ऑफ r इज इक्वल टू -3। हैव यू गेट इट? सेकंड टर्म का स्क्वायर इज इक्वल टू फोर्थ टर्म है, उसके बाद सॉल्व किया, हमें r मिला -3। समझा कि नहीं समझा? इससे क्या कंक्लूड हो रहा है, r -3 है, ये भी -3 है। नोटिस क्या कि नहीं किया, r -3 है, ये भी -3 है, शाबाश। ये मिल गया, r मिल गया, तो T7 टर्म निकालेंगे। T7 क्या होता है, AR⁻n-1, तो n-1 क्या हुआ, AR�6। A भी सेम है, R भी सेम है, तो आई कैन से A इज इक्वल टू R, दोनों का वैल्यू सेम है, तो मैं बोल सकता हूँ R�7। तो क्या हुआ आंसर, R का वैल्यू 3, -3⁻7, आंसर नेगेटिव आएगा T7 टर्म। समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं, आंसर मैच कर रहे हैं। क्वेश्चन है द लेंथ ऑफ 3 एजेस ऑफ ए रेक्टेंगुलर ब्लॉक्स इन जीपी। ओके, अच्छा कीवर्ड का क्वेश्चन है, मतलब ठीक है। इंसुलेशन याद है, कीवर्ड एक लेंथ है, एक ब्रेड्थ है, एक हाइट है। लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट इन जीपी में तीनों का लेंथ सेम नहीं है, अलग अलग है, पर तीनों जीपी में आ रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन ये बोल रहा है, और बोला है वॉल्यूम ऑफ द ब्लॉक है 216 सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम ऑफ द ब्लॉक इज 216 सेंटीमीटर क्यूब एंड टोटल सरफेस एरिया TSA, टोटल सरफेस एरिया 252 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमें क्या बोला, फाइंड द लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट एज, मतलब लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट का वैल्यू निकालना ही है, और साथ ही साथ हमको ये बताना है लेंथ बड़ा है, ब्रेथ बड़ा है, हाइट बड़ा है, कौन सा बड़ा है और उसका वैल्यू क्या है, ये निकालने कह रहा है क्वेश्चन। अभी कैसे करेंगे, आपको याद होगा 3 टर्म्स है ना, तो हम कैसे निकालते थे, मिडिल टर्म को A बोलते थे, पहले वाले को A/R बोलते थे, और तीसरे को AR बोलते थे, याद है कि नहीं है? अभी तो किया, जस्ट यही कॉन्सेप्ट यूज करना है, हमें वेरिएबल कम करना है। वॉल्यूम क्या, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या था, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। एक को मैंने लेट से लेंथ को मैंने बोला A/R, ब्रेथ को बोला मैंने A और हाइट को बोला AR, बिकॉज क्वेश्चन सेज लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट आर इन जीपी, तीनों जीपी में है, तो हम ये यूज कर सकते हैं। तो वॉल्यूम क्या, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, तो A इंटू AR इंटू A/R, R गेट कैंसिल इज इक्वल टू 216, तो A क्यूब का वैल्यू हो गया 216। प्राइम फैक्टराइजेशन करके देखते हैं 216 को कितने में आता है। 216 3 इंटू 7 21, 3 2 6, 2 36, 2 18, 2 9 3 3 3 1 3 कितने बार है, 1 2 3 बार 3 है, तो A क्यूब इज इक्वल टू 3 क्यूब इंटू 2 कितने बार है, 2 भी 3 बार है, तो 2 का क्यूब, तो A का वैल्यू क्या हुआ 3 2 6 सेंटीमीटर। अरे वाह, मतलब हमें एक डायमेंशन तो अपने आप मिल गया। तो मतलब ब्रेथ को हमने ये अज्यूम किया था, ब्रेथ का वैल्यू है 6, दैट इज इक्वल टू A का वैल्यू। अभी लेंथ एंड हाइट निकालना है, अभी सेकंड यूज करेंगे, सेकंड इक्वेशन यानी टोटल सरफेस एरिया। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ टोटल सरफेस एरिया? टोटल सरफेस एरिया में टॉप एंड बॉटम इंक्लूड होता है, कर्व सरफेस एरिया में टॉप बॉटम को इंक्लूड नहीं करते हैं, इंसुलेशन में मैंने बताया था। तो टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या है, TSA 2 टाइम्स ऑफ LB प्लस BH प्लस LH। हमने क्या क्या अज्यूम किया था, लेंथ क्या है A/R, ब्रेथ है A और हाइट है AR,
लेंथ ए आर है, ब्रेथ ए बाय आर, ठीक है। लेंथ क्या है, ए बाय आर, ब्रेथ है ए प्लस ब्रेथ है ए, हाइट है ए आर, लेंथ है ए और हाइट क्या है, सॉरी लेंथ ए बाय आर, सही जा रहा ना, लेंथ ए बाय आर है, ओके। ब्रेथ ए है, ब्रेथ ए है, हाइट ए आर है, लेंथ क्या है ए बाय आर है, चलो लेंथ ए बाय आर है और हाइट है ए आर, 2 टाइम्स ऑफ टोटल सरफेस का कितना दिया है 252, 252 ही है ना, हाँ 252। अब इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ तो आर आर तो कट गया, बाकी कुछ हो रहा है, 252 में 2 2 1 2 2 2 4 में 1 2 से 126 हो गया, 6 2 10 में 1 2 4 1 5, हाँ 126 126 इक्वल टू ए स्क्वायर आर, फिर बाद में ए स्क्वायर बाय आर था, फिर ए स्क्वायर आर, फिर बाद में ए स्क्वायर, शाबाश 3 नंबर से इस तरह से। और हमको ए का वैल्यू तो पता ही है, ए तो 6 है, 6 का स्क्वायर इधर क्या है 36, 36 बाय आर, यहाँ पे भी 36, यहाँ पे भी 36। अभी कॉमन क्या ले सकते हैं, 36 को कॉमन ले सकते हैं क्या, हाँ 36 को कॉमन लेके डिनोमिनेटर में लाएंगे तो 126 बाई 36 कर दे, इधर क्या हुआ 1 बाय आर प्लस 1, अगेन नाउ इट्स बिकमिंग अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको सॉल्व करके आर निकालेंगे और उसके बाद सॉल्व करवा कुछ, उसके बाद क्या करना है, लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट डायमेंशन निकालना है। अगर आर का वैल्यू ग्रेटर देन 1 आया तो मतलब हम लोग को निकालना ही पड़ेगा, अगर फर्दर वैल्यूज लाइक सब्स्टिट्यूट करके देना पड़ेगा ए बाय आर, ए और ए आर में। अगर आर का वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो नहीं, आर का वैल्यू लेस देन 1 है तभी चेक करना पड़ेगा, ऐसे प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। चलो फर्दर सॉल्व कैसे करेंगे, 6 6 जा 36, ठीक है, 6 2 जा 12, 6 1 जा 6, तो 21/6, तो 21/6 को कैसे 6 बदल कर सकते हैं, 3 2 जा 6, 7 3 जा 21, 7 3 जा 21, 3 2 जा 6, ओके 7/2, इसको तोड़ के लिखो रे 7/2, ओके। अभी राइट हैंड साइड को देखते हैं सिर्फ, 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर अपॉन आर इज इक्वल टू 7/2, क्रॉस मल्टीप्लाई 2 प्लस 2r स्क्वायर प्लस 2r इज इक्वल टू 7r, 2r स्क्वायर 7r को लेफ्ट साइड में लेके आ तो क्या होगा -7 + 2 -5r प्लस 2 इज इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक के सॉल्व कर, 2r स्क्वायर -4r -1r प्लस 2 इज इक्वल टू 0, 2r r - 2 -1 का मान ले r - 2 इज इक्वल टू 0, तो r की पावर आधा भी आ रहा है, r इज इक्वल टू 2 भी आ रहा है, इसलिए बोला था इसे प्रिडिक्ट नहीं मार सकते क्योंकि आगे दो वैल्यूज आ रहे हैं, कंफ्यूजन हो सकता है। ए क्या था, व्हाट इज वाज द ए इज इक्वल टू 6 था, 6 सेंटीमीटर, पहला क्या था ए बाय आर, दूसरा है ए, तीसरे का ए आर, तो 6 पहले इफ आर इक्वल टू हाफ है, इफ आर इज इक्वल टू आधा है तो 6 डिवाइड बाय हाफ कितना हुआ 6/12, ओके। आर इक्वल टू 2 नहीं, ए तो 6 था, ए आर 6 का आधा कितना होता है 3। अभी चेक करने का हमारा आंसर राइट है कि नहीं है। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। वॉल्यूम गिवन में क्या था 216, वॉल्यूम गिवन था 216, अभी मैच करना है तो 6 3 18, 18 इंटू 12 का कितना होता है, मैच होना चाहिए आंसर, 18 + 36 इंटू 18, 6 8 3 11 1 में 2, अरे बात 216 मैच हो गया। अभी r इक्वल टू हाफ लिया तो हमें ये मिला, इफ r इक्वल टू 2 लिया, रेशियो उल्टा हुआ तो सीरीज उल्टा हो जाएगा, पहले 3 आएगा फिर 6 आएगा फिर 12 आएगा। लेकिन हमको क्या बोला है, लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट एज निकालने बोला है, लॉन्गेस्ट डिस्टेंस कौन सा है, इसका है 12 ही है। फर्क कितना, अगर r इक्वल टू हाफ है तो लेंथ बड़ा है, r इक्वल टू 2 है तो फिर हाइट बड़ा है, लेकिन लॉन्गेस्ट डिस्टेंस कौन सा होगा 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर फाइनल आंसर। लास्ट क्वेश्चन है,
एक और क्वेश्चन, आखिरी क्वेश्चन, आज का आखिरी सवाल। जितना वैरायटी हो सके उतना वैरायटी ढूंढे। ऐसा कुछ स्पेसिमन पेपर का है, कुछ सेरिना का है, कुछ किसी और टीचर से मैंने उठाया है। इफ ए बी सी इन जीपी, ए बी सी अगर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए माइनस बी अपॉन बी माइनस सी। मतलब इसको जितना सिंपल फॉर्म में कर सकते हो उतना तोड़ने की कोशिश कर। ठीक है, तोड़ना है बस। सिंपल फ्रैक्शन में ला सकते हो, ठीक है। ऑप्शन से एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है कि जाने दो, ऑप्शन नहीं देना। बिना ऑप्शन का अपने को आंसर निकालना आना चाहिए, तभी फायदा है। अपने को कुछ पता है कि नहीं है? अपने को एक चीज़ पता है, एबीसी जीपी में, जीपी मतलब ज्योमेट्रिक मीन कैसे होता है, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी। तो बी की पावर क्या हुआ, ए सी की पावर आधा। मैंने कॉन्सेप्ट बताया था, फॉरवर्ड अपॉन बैकवर्ड, कॉमन रेशियो। फॉरवर्ड क्या है, बी, बी अपॉन ए इज इक्वल टू सी अपॉन बी। ऑल्टरनेटिव कर दे, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी। अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन याद नहीं है तो करके देख सकते हो, फॉर्मूला आ जाएगा। अभी b की जगह क्या, अब हमारा कॉन्सेप्ट क्या है, वेरिएबल ज़्यादा है तो वेरिएबल को कम करना है। तो b की जगह हम क्या लिखेंगे, b इज इक्वल टू ए सी की पावर आधा। ठीक है, a माइनस ए सी की पावर हाफ अपॉन b की जगह ए सी की पावर हाफ माइनस सी। कुछ कॉमन कर सकते हैं, हम लोग a को कॉमन ले सकते हैं, इधर लिख देता हूँ लेफ्ट साइड में, उसके जगह कॉमन लेते हैं। a माइनस ए सी की पावर हाफ अपॉन ए सी की पावर हाफ माइनस सी। अभी न्यूमरेटर में आपको क्या कॉमन दिख रहा है, a कॉमन दिख रहा है, स्प्लिट करने की कोशिश कर, a कॉमन लिखना है, a की पावर हाफ कॉमन है, एग्जैक्टली देखेगा तो वापस a की पावर हाफ, a की पावर हाफ और इंटू a की पावर हाफ, बेस a में तो पावर आएगा, a रेज़ टू 1 हो गया, माइनस c की पावर हाफ, a की पावर हाफ इंटू c की पावर हाफ, a c की पावर हाफ। सिमिलरली डिनोमिनेटर में देख, डिनोमिनेटर में कॉमन क्या है, c की पावर हाफ, c की पावर हाफ है तो a की पावर हाफ इधर आ गया, माइनस c की पावर हाफ, c रेज़ टू हाफ इंटू c रेज़ टू हाफ, तो क्या हुआ, c हो गया, माइनस है तो माइनस c इधर सेम है, c की पावर हाफ इंटू a की पावर हाफ, तो a c की पावर हाफ इधर वही है। यहाँ पे क्या सेम दिख रहा है ब्रैकेट का, a की पावर हाफ माइनस c की पावर हाफ, a की पावर हाफ माइनस c की पावर, दोनों कैंसिल हो जाएंगे एक दूसरे से। अभी क्या है, दोनों का पावर सेम है, a अपॉन c की पावर हाफ। सिंपल फ्रैक्शन में लेके आ गए, और कुछ करना है, चलो और इसको और तोड़ने की कोशिश कर सकते हैं क्या, वी कैन ट्राई। और इसको तोड़ने कैसे कर सकते हैं, b इज इक्वल टू ए सी की पावर हाफ है, अभी c की जगह क्या लिख सकता हूँ, b इज इक्वल टू, चलो ठीक, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी है ना, ठीक, c की जगह क्या लिखूंगा, बी स्क्वायर बाई ए, c इज इक्वल टू बी स्क्वायर बाई ए, ऐसे भी लिख सकते हैं। सर सब्स्टिट्यूट कर इधर, a अपॉन c का लिखेंगे बी स्क्वायर अपॉन ए की पावर हाफ। क्वेश्चन को तो गोली मारो, अभी तो हो गया। अभी डिनोमिनेटर में है तो ऊपर जाएगा, ऊपर गया तो क्या होगा, ए स्क्वायर हो जाएगा, ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर की पावर हाफ बन गया। अभी ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ, ए अपॉन बी का होल स्क्वायर इंटू आधा, कट गया तो हमें क्या मिला, ए बाई बी। अरे वाह, बहुत सिंपलेस्ट फॉर्म में मिल गया। हमको क्या मिला था पहले, ए सी की पावर हाफ, ए सी की पावर हाफ को हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमें ए बाई बी मिल गया। कैसे, बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी होता है, तो सी की जगह लिखा बी स्क्वायर बाई ए, सी को लिखा बी स्क्वायर बाई ए, बी स्क्वायर बाई ए किया और ऊपर ए गया तो ए स्क्वायर हो गया, तो ए स्क्वायर हो गया तो ए बाई बी का होल स्क्वायर कर दिया, होल स्क्वायर इंटू हाफ तो पहले बाहर था, हाफ और स्क्वायर कट गया तो ए बाई बी आ गया। चलो हमको ए भी नहीं चाहिए, सिर्फ बी एंड सी में निकालना है, तो बी स्क्वायर बाई सी इक्वल टू ए होता है। अरे इसको रीअरेंज करके देखना यार भाई, ए को मैंने लेफ्ट में डाल दिया, सी को नीचे डाल दिया, ठीक है। अब ए की जगह क्या लिखेंगे, बी स्क्वायर, इधर ये इसमें सब्स्टिट्यूट कर, बी स्क्वायर, एक मिनट उसको गलत किया ना, सही किया, ए को लिखा बी स्क्वायर बाई सी, डिनोमिनेटर में वापस बी है, बी एक बार कट गया तो बी बाई सी हो गया,
तो यहाँ पे हमें फाइनल आंसर होगा a बाई बी इज इक्वल टू बी बाई सी। एग्जाम में अगर ऑप्शन में अगर a बाई बी दिया है MCQ में तो वो भी राइट है, अगर a बाई बी नहीं दिया b बाई सी है तो और उसको फर्दर सॉल्व कर b बाई सी मिल जाएगा। समझ में आया? चलो सेशन का एंड हो गया। नहीं है, थोड़ा रुको यार, भागो मत। चैप्टर का एंड हुआ है, सेशन का एंड नहीं हुआ है। मुझे अपना फीडबैक देना कैसे गया। मैंने सॉल्व किया पहले, उसके बाद फिर आपको एक्सप्लेन किया। आपको एक्सप्लेनेशन समझ में आया तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आया तो मुझे फीडबैक में बता दो नहीं समझ में आया, मैं इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, आज का सेशन जो भी क्वेश्चन मैंने सॉल्व किए हैं वापस एक बार सॉल्व करो। ठीक है, या फिर पॉज करके सॉल्व किया तो बेस्ट है, वापस करने की जरूरत नहीं है। जिन्होंने सिर्फ देख के लिखा है मेरे साथ वो लोग वापस सॉल्व करो बैठ के, आया तो ठीक, उसके एक बार वापस सॉल्व करना है। प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, कॉम्पिटेंसी क्वेश्चन, सेलिना कवर कर दो इसको। सिर्फ यही चैप्टर के लिए मैं बोलो सेलिना करके देख जाना, क्योंकि ज़्यादा वेराइटी है नहीं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में, कॉम्पिटेंसी में इतना है नहीं क्वेश्चन। तो स्पेसिमेन पेपर उसमें थोड़े थोड़े क्वेश्चन हैं, बाकी बुक के क्वेश्चन सॉल्व करो, जो भी बुक सेलिना या फिर ML अग्रवाल, RS अग्रवाल जो बुक है वो सब सॉल्व करो और ख़त्म करो चैप्टर को। हाँ, मैंने शुरू में बताया था प्रैक्टिकल लाइफ के बारे में कुछ डिस्कस करना है। एक्चुअली मैंने एक सेमिनार अटेंड किया था 1 साल पहले, कॉलेज में एक सेमिनार हुआ था, 5 दिन का सेशन था। मुझे ज़्यादा कुछ फ़ायदा लगा नहीं मुझे सेशन में, बट वहाँ पे एक सर थे प्रोफेसर, वो कुछ समझा रहे थे। उन्होंने AI के बारे में बात की। AI मतलब इधर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं है, AI का मतलब इधर है एबिलिटी इंटरेस्ट। A फॉर एबिलिटी, I फॉर इंटरेस्ट। उन्होंने बताया, क्या बताया मैं बताता हूँ। सक्सेसफुल लोग होते हैं ना, सक्सेसफुल लोग मतलब जो लोग इतना पॉपुलैरिटी गेन किया कम उम्र में, या फिर बहुत हैप्पी है, क्या पैसा भी मोटा छाप रहे हैं, करियर में बहुत आगे है हमसे भी, उन लोगों में कॉमन चीज़ है AI है, एबिलिटी और इंटरेस्ट। मतलब जो काम उनको पसंद है, जो चीज़ उनको आता है, दोनों से मैच कर रहा है। इससे क्या है, वो हार्डवर्क कम अमाउंट ऑफ कम टाइम में ज़्यादा हार्डवर्क करने की ज़रूरत नहीं है। हार्डवर्क तो करना ही है, कम टाइम में ज़्यादा हार्डवर्क करके सक्सेसफुल हो गए। अरे कई लोग होते हैं जो हार्डवर्क बहुत करते हैं पर बहुत टाइम चला जाता है, कभी कभी रिटायरमेंट की एज के बाद पैसा ज़्यादा आता है, तब क्या करेंगे, बीमारी तो हो गई है। तो उसमें एक कॉन्सेप्ट है एबिलिटी और इंटरेस्ट। एबिलिटी का मतलब क्या है, काम करने की क्षमता, मतलब तेरे को कुछ आता है। इंटरेस्ट मतलब तेरे को क्यूरियोसिटी, मुझे करना ही करना है। अब एक एग्जांपल लेते हैं, लेट से आपको मैथ्स सॉल्व करना आता है, 10वीं का क्वेश्चन है, कई सारे क्वेश्चन आते हैं, बट आपको मैथ्स पढ़ने का मन ही नहीं करता, इंटरेस्ट नहीं है, मजबूरी में आके पढ़ लिया। अभी फ्यूचर में अगर आप मैथ्स लोगे तो मैथ्स में भी बहुत वैरायटी है, सिर्फ इंटीग्रेशन, कैलकुलेशन या बेसिक यहाँ पे जो मैथ्स पढ़ते हैं वही नहीं है। इकोनॉमिक्स में भी मैथ्स होता है, कमर्शियल मैथमेटिक्स, उसके बाद एप्लीकेशन मैथमेटिक्स जो साइंस में होता है, जैसे इंटीग्रेशन, कैलकुलस, डेरिवेटिव, ट्रिग्नोमेट्री, ये सब एप्लीकेशन मैथमेटिक्स में आता है। एक डिस्क्रीट मैथमेटिक्स भी होता है एक प्योर मैथमेटिक्स भी एक सब्जेक्ट है। स्टैटिस्टिकल में भी मैथ्स होता है, बहुत सारे मैथ्स में अलग अलग वैरायटी, क्यूरियोसिटी बहुत होता है। अब ये सब में क्या है, अगर तुम लोग ये सब रिसर्च करोगे तो तुमको अपडेट होते रहना पड़ेगा। किसी कोई एक नॉलेज मैंने लिमिट नहीं कर सकते, क्योंकि अपडेट होते रहने तो मेहनत करनी ही पड़ेगी। अभी तुमको इंटरेस्ट ही नहीं है, तुमको बस काम करना आता है, तुमको बस इतना थोड़ा बहुत लिमिटेड नॉलेज है, मुझे आता है, तो बाद में तुम्हारा इंटरेस्ट ही नहीं है, तो फिर तुम लोग हार्डवर्क करोगे ही नहीं ना। हार्डवर्क करोगे नहीं तो फिर बाद में अपडेट नहीं होगा, अपडेट नहीं होगा तो बाद में तुम लोगों की लाइफ इज शिट। सही में आप लोगों ने सुना रहेगा कई सारे, मतलब इंजीनियरिंग के लिए तो एक मजाक चलता है कि पढ़ाई किया इंजीनियरिंग का, काम कुछ भी करे इंजीनियरिंग को छोड़ के, हर काम कर लेते हैं इंजीनियरिंग को छोड़ के। तो ऐसा क्यों है, इंटरेस्ट ही नहीं है। देखो हमारी सोसाइटी क्या करती है ना, हमको जज करती है बेस्ड ऑन आवर एबिलिटी नॉट इंटरेस्ट। एबिलिटी कैसे, लेट से आपने 90% के ऊपर स्कोर किया, आना ही चाहिए। 90% के ऊपर स्कोर किया तो हर कोई माँ बाप और रिश्तेदार या फिर हर कोई दोस्त भी बोलेगा साइंस नहीं ना यार, 90 के ऊपर आया, यू आर वेरी गुड इन एकेडमिक्स, गो फॉर साइंस। पर इंटरेस्ट की नहीं, कोई बंदे से पूछता ही नहीं है। अभी किसी का 70% भी लेके आ गया, उसको लेके कॉमर्स ले ले, और कोई अगर 50-60 10 पास भी है, उनको बोलते आर्ट्स ले लो। मार्किंग के बेस में आप ग्रुप डिसाइड कर लेते हैं। क्या है,
बेकार है। अरे मार्किंग के बेस पे अगर जज करोगे ना, इंटरेस्ट ही नहीं है इसका मतलब। फिर अगर तुम्हें मान ले मैथ्स में इंटरेस्ट नहीं है, अभी मैंने बताया मैथ्स में इतनी वैरायटी है, आगे जाके तुम मेहनत ही क्यों करेगा अगर कुछ नई चीज़ करेगा। एबिलिटी फिक्स नहीं है, अभी हायर स्टैंड्स में जाओगे तो आपको नया टॉपिक देखना पड़ेगा, तब तुम्हारे उसमें तो कोई एबिलिटी है ही नहीं, तब तुम्हें इंटरेस्ट, तुमको उसको एबिलिटी बनाना पड़ेगा, बनाने के लिए मेहनत करना पड़ेगा। मेहनत कब करने का, तब इच्छा रहेगी, इच्छा नहीं रहेगी तो तुम लोग अपना 100% एफर्ट क्यों डालोगे। ठीक है, अभी एक अच्छा एग्जाम्पल ले लेते हैं, साल भर पढ़ाई नहीं किया है, अभी एग्जाम में गैप अच्छा है, लेकिन तुम्हारी इच्छा बहुत ज़्यादा अच्छी हो रही है कि मार्क्स लेके आओ, तो क्या करोगे तुम लोग, सर्च करोगे वन शॉट सेशंस क्या कहाँ है, चैप्टर वाइज वन शॉट सेशन, या फिर कोई अगर एजुकेटर 5-6 घंटा वीडियो बना के पढ़ा रहा है सिर्फ कंटिन्यूसली, तो तुम लोग भी एक जगह बैठ के पढ़ जाओ। भले तुम्हारी हैबिट नहीं है 2 घंटा भी पढ़ने की, 2 घंटा भी एक जगह बैठा नहीं जाता, लेकिन एग्जाम में मार्क्स लाने तो कैसे करोगे, बैठ के करोगे, ब्लैक होर्स बन जाते हो आप। क्यों, इंटरेस्ट है, मार्क्स चाहिए, तुम्हारा विल है, इच्छा बहुत हो रही है, दैट इज योर इंटरेस्ट, इच्छा इज योर इंटरेस्ट। ये एबिलिटी है, एबिलिटी कुछ टाइम तक के साथ देता है, एबिलिटी जरूरी है लेकिन एबिलिटी कुछ टाइम तक के साथ देता है। अगर इंटरेस्ट रहा, तुम्हें कुछ नहीं आता है, मैथ्स कुछ नहीं आ रहा है, पढ़ के कुछ नहीं हुआ, लेकिन मैथ्स पढ़ना है, मुझे स्कोर लाना है, तो तुम कुछ भी करके सीखने उसको सीख के अपने आप को हैबिचुअल बना दोगे। इंटरेस्ट रहेगा तो एबिलिटी अपने आप आ जाएगा। सिर्फ एबिलिटी है और इंटरेस्ट नहीं है तो फिर कुछ नहीं हो सकता। अभी मैंने भी ये गलती की, मेरे पास एबिलिटी है लेकिन इंटरेस्ट ही नहीं रहा, वो कब पता चला 3-4 थर्ड ईयर में वो रियलाइज हुआ इंजीनियरिंग में कि मेरे को इंजीनियरिंग में इंटरेस्ट नहीं है। अभी यहाँ आपके यहाँ अभी कल्चर होता है कि नहीं पता नहीं, हम लोग को तो बोलते थे करियर में क्या करना है पता नहीं है, इंजीनियरिंग कर लो उसके बाद सोचना क्या करना है आगे। ये मिस्टेक आप लोग भी कर लेते हो, मत करो। अभी भी टाइम अच्छा है, 10वीं क्लियर होने। अगर आपको साइंस में प्योरली इंटरेस्ट है, साइंस मैथ्स में करना है आगे, देन गो विथ इट, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर तुम्हारा इंटरेस्ट नहीं, देखो मार्क्स के बेस में कभी जज मत करो। मार्क्स कम आ रहे हैं मैथ्स में, पर तुम्हें मैथ्स में इंटरेस्ट आता है, मज़ा आता है, करो बैठ के। तुम लोग मेहनत करोगे अगर मैथ्स में इंटरेस्ट है, सिर्फ मार्क्स के बेसिस में डोंट जज योर इंटरेस्ट। साइंस में हर कोई कि साइंस पढ़ रहे हो तो लॉजिक सोचना चाहिए, ये ऐसा क्यों हो रहा है, ये वैसा क्यों हो रहा है, टॉर्क क्यों है, टॉर्क इज जस्ट प्रोडक्ट ऑफ आर प्रोसेस क्यों है, थोड़ा एक्सपीरियंस विजुअलाइज क्यों कर पा रहे हो कि नहीं। अरे हमने डोर को ज़्यादा डिस्टेंस के दूर से हैंडल क्यों रखा, तो कम फोर्स लग रहा है। डोर के हिंज के बाजू से करेंगे तो हमें सेंटर से भी करेंगे तो हमको ज़्यादा एफर्ट लगाना पड़ रहा है। ये प्रैक्टिकल है, फिर तुमको थिंक करना पड़ेगा, कॉन्सेप्ट को अप्लाई करना पड़ेगा। तो क्यूरियोसिटी इंटरेस्ट रहा तभी साइंस लेना, नहीं तो मत लो। अगर तुम्हें हिस्ट्री में इंटरेस्ट है, हिस्ट्री की फील्ड में जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो तुमको पैसे, कैश या इकोनॉमिक्स या कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा चाहिए और तुम्हारा कैलकुलेशन गणित अच्छा है, इकोनॉमिक्स कर सकते हो, इट्स योर विश। तुमको कोई भी फील्ड जाना है पर तुम्हें इंटरेस्ट होना चाहिए। अगर तुम्हें कुछ भी नहीं आता कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर तुम्हें इच्छा है तुम लोग करना अपने आप सीखना चालू कर दोगे। या फिर सिर्फ एबिलिटी है तो कोई फायदा नहीं। क्यों, एबिलिटी कुछ टाइम तक ही काम आता है, लेकिन ऐसे एडिशन सब्ट्रैक्शन बचपन से सीख रहे हैं, अभी तक काम आ रहा है। ठीक है, उसके बाद अगर ट्रिग्नोमेट्री हमने 9th स्टैंडर्ड से सीखा है, 8, 9, 10 से, और ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला नहीं पता, उसके पहले पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा, उसके एफर्ट डालना पड़ेगा। मन ही नहीं है तो कहाँ से एफर्ट करोगे, फिर नया चीज़ कहाँ से घुसाओगे अपने दिमाग में, फिर अप्लाई भी तो करना है। कड़वी है लेकिन सच बात है। इफ़ यू डोंट हैव इंटरेस्ट, योर एबिलिटी विल नॉट सपोर्ट यू फॉर लॉन्ग, बिकॉज एबिलिटी नीड टू अपडेट एवरी टाइम। एबिलिटी को अपडेट करना ही पड़ेगा। सिलेबस भी चेंज होता रहता है। पहले वैट था, अभी जीएसटी घुसा दिया, सिलेबस में भी आ गया ना। कोई वैट कोई टीचर ऐसा नहीं कर सकता ना, मैंने वैट पढ़ा था मैं सिर्फ वैट ही पढ़ाऊँगा। अभी जीएसटी है, बच्चों को जीएसटी पढ़ाना पड़ेगा तभी तो हो सकता है। आजकल तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी सिखाते हैं किसी को, लेकिन अब मेरे को प्रोग्रामिंग में कंप्यूटर, मेरे ज़माने में कंप्यूटर नहीं था, मैं क्यों सीखूँ। ऐसा बैठेगा तो उसका क्या फ़ायदा होगा, नुकसान ही होगा। तो इंटरेस्ट होना चाहिए, बिना इंटरेस्ट के तुम उस फील्ड में घुसोगे ना, कोई फ़ायदा नहीं है। ज़्यादा ज्ञान हो गया, ये बात मेरे को चुभी। वैसे जब वो सेमिनार में वो सेल्स का आदमी था शायद, सेल्स के आदमी थे शायद, प्रोफेसर नहीं बोल सकते, सेल्स के कोई एम्प्लॉय थे शायद, उन्होंने ये बताया था एआई के बारे में, एबिलिटी इंटरेस्ट। ये मेरे को याद था क्योंकि ये गलती मैंने भी की है। आई डोंट वांट यू टू रिपीट दिस मिस्टेक। हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ नहीं होता, वी डोंट लर्न फ्रॉम हिस्ट्री, दैट्स व्हाई वी आर हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ। अगर हम अपनी गलती सुधारेंगे तो हिस्ट्री कभी रिपीट नहीं होती है, बस फॉर्म अलग अलग हो जाता है। ओके, किसी और सब्जेक्ट के सेशन हुआ तो हम मिलेंगे। अगर आपको सिर्फ मैथ्स के लिए आप कनेक्टेड थे तो भी हम फ्यूचर में मिलने की कोशिश करेंगे। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस ये बोर्ड एग्ज़ाम के लिए मैथ्स का आज आखिरी सेशन था। चलो बाय।